चौथे लेवल के जीव के साथ खून का रिश्ता जोड़ना, इसके लिए भी वो मन के तीसरे लेवल पर पहुंचने का इंतजार करना चाहता था। यही सही वक्त है। सूरज ढल गया और रात का अंधेरा छा गया। ध्रुव अपनी गुफा से बाहर निकला और शांति से एक टहनी पर छलांग लगाई। वो शिकार पर निकल चुका था। जंगल बहुत घना था और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था। रात का अंधेरा ध्रुव जैसे योद्धा के लिए छिपकर वार करने का सबसे अच्छा मौका था। ध्रुव जानता था कि चौथे लेवल के जादुई जानवरों को अंधेरे में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो ऐसी स्थिति में रहना चाहता था जहां से वो जब चाहे भाग सके, और रात में शिकार करने से उसे ये फायदा मिल रहा था। वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदते हुए भेड़ियों के ऐसे झुंड की तलाश कर रहा था जिसे वो आसानी से हरा सके। वो बिना सोचे समझे किसी भी झुंड में घुसकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। उस तरफ कुछ हलचल है। ध्रुव के साथ ही इको ने कुछ 100 मीटर की दूरी पर आहट सुनी, जिसके बाद ध्रुव ने अपना रास्ता बदल लिया। वहां लगभग 40 थंडरवुल्फ यानी बिजली वाले भेड़िए चुपचाप बैठे थे। ध्रुव उन्हें देखते ही उनकी प्रजाति पहचान गया। ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इनका एक साथ किया गया हमला बहुत ताकतवर होता है, और अगर इनका नेता भी वही हुआ तो मुझे झुंड को हराने से पहले ही जान बचाकर भागना पड़ेगा, ध्रुव ने सोचा। वो झुंड को धीरे धीरे खत्म तो कर सकता था, लेकिन इससे जंगल में शोर मच जाता और दूसरे शिकारी जानवर भी वहां खिंचे चले आते। जंगल के दूसरे हिस्से में उसे 4 आंखों वाले भेड़ियों का झुंड मिला। ये बिजली वाले भेड़ियों से कमज़ोर हैं, लेकिन इनके मानसिक हमलों को मेरा दिमाग झेल पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए। कई घंटों की तलाश के बाद ध्रुव ने पूरे जंगल का जायजा लिया और उसे भेड़ियों के 6 अलग अलग झुंड मिले। 6 खतरनाक चौथे लेवल के भेड़िए। ये इलाका तो उम्मीद से ज्यादा भरा हुआ है। ध्रुव एक पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर था और नीचे मौजूद लगभग 30 जानवरों के समूह को देख रहा था। ये 3 सिर वाले भेड़िए थे। इनकी ताकत इनकी शारीरिक मजबूती और आमने सामने की लड़ाई थी। इनका सरदार एक विशाल 5 मीटर लंबा भेड़िया था, जिसके 3 सिरों से ऐसी गंदी बदबू निकल रही थी जो शिकार के दिमाग को सुन्न कर सकती थी। ये सबसे सही शिकार है। ये इस जंगल की सबसे कमज़ोर प्रजाति है और इस कोने में अकेले पड़े हैं, इसलिए यहाँ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ध्रुव के हाथों में 2 सफ़ेद तलवारें चमक उठी और उसने अपने शरीर को मानसिक ऊर्जा की एक परत से ढक लिया। तभी उसके चारों तरफ काली लपटें उठीं और वो अपनी जगह से गायब हो गया। भेड़िए बेफिक्र होकर ज़मीन पर बैठे थे। उनका नेता बीच में था और बाकी छोटे भेड़िए सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठे थे। अचानक नेता के सिर के ठीक ऊपर काली लपटें दिखाई दीं। ध्रुव उन लपटों से बाहर निकला और बिजली की तेजी से नीचे वार किया। 30 भयंकर वार हवा को चीरते हुए नेता के चारों तरफ गिरे। इन झटकों से आसपास के छोटे भेड़िए वहीं ढेर हो गए। काले धुएं के एक घेरे ने अब सरदार भेड़िए को उसके झुंड से अलग कर दिया था। छोटे भेड़िए इस धुएं को पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी मौत पक्की थी। अब ध्रुव उस चौथे लेवल के राक्षस के साथ अकेला था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसके दिल की धड़कन ने शरीर की रगों में ऊर्जा का तेज प्रवाह शुरू कर दिया। काले धुएं का एक कवच उसके शरीर पर चढ़ गया और वो एक डरावने राक्षस में बदल गया। पहली ही चाल में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भेड़िया इस अचानक हमले से हक्का बक्का रह गया। ध्रुव ने अपनी 6 तलवारों को एक करके उसके एक सिर पर दे मारा। वो अपने पूरे शरीर की ताकत और सबसे खतरनाक तकनीक अशुरा का दूसरा रूप इस्तेमाल कर रहा था। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि तलवारें भेड़िए की खोपड़ी को चीरती हुई गहराई तक धंस गईं और वहां से काला धुआं निकलने लगा। भेड़िए ने दर्द के मारे जोर से दहाड़ा और अपने पंजों और बाकी 2 सिरों से ध्रुव को पीछे धकेला। ध्रुव के पीठ से पंख निकल आए और उसने हवा में पैर पटककर खुद को संभाला, लेकिन चौथे लेवल के जानवर की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। उसके नुकीले दांत ध्रुव के शरीर में गड़ गए और उसे दूर फेंक दिया। ध्रुव को चोट तो लगी, पर उसके राक्षसी रूप के कवच और शरीर के जल्दी ठीक होने की खूबी ने उसे गंभीर जख्म से बचा लिया। इस छोटी सी भिड़ंत में भेड़िए ने अपना एक सिर खो दिया था, जबकि ध्रुव अभी भी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार था। मेरी तकनीक काम कर रही है, मैं इसे खत्म कर सकता हूं। ध्रुव ने फिर से हमला किया। भेड़िया भी आमने सामने की लड़ाई का उस्ताद था, वो पीछे नहीं हटा। लेकिन ध्रुव ने अचानक अपना राक्षसी रूप हटा दिया, जिससे उसका चेहरा दिखने लगा, जिस पर काली नसें उभरी हुई थीं। वार्प, पलक झपकते गायब होना। जैसे ही भेड़िया उस तक पहुंचने वाला था, काली लपटों ने ध्रुव को घेर लिया। भेड़िया समझ ही नहीं पाया कि ध्रुव कहाँ गया। तभी उसे अपने दूसरे सिर पर तेज दर्द महसूस हुआ। ध्रुव ने फिर से उसके ऊपर खुद को टेलीपोर्ट किया और राक्षसी रूप में बदलकर गहरा घाव दिया। 2 सिर खत्म, अब क्या करोगे? ध्रुव ने रुककर नेता की अगली चाल का इंतजार किया। भेड़िए के 2 सिर बेजान होकर लटक रहे थे। उसका आखिरी बचा हुआ सिर नफरत और गुस्से से ध्रुव को घूर रहा था।
अब ये बिना सोचे हमला नहीं कर रहा है, ये अपने बाकी साथियों के आने का इंतजार कर रहा है, पर मैं इसे मौका नहीं दूंगा। ध्रुव ने आगे बढ़कर अपने चारों तरफ 10 से ज्यादा जादुई तलवारें बना ली। नेता ने अपने पंजों और दांतों से ध्रुव के ज्यादातर वारों को बेकार कर दिया। ध्रुव की पहली तकनीक के हमले भेड़िए की मोटी खाल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन चूंकि ध्रुव ने शुरू में ही उसके 2 सिर बेकार कर दिए थे, इसलिए अब जीत पूरी तरह ध्रुव के हाथ में थी। चौथे दर्जे का 3 सिर वाला भेड़िया फुर्ती में थोड़ा कम था और अपने 2 सिर खोने की वजह से उसकी सोचने समझने की ताकत पर गहरा असर पड़ा था। यही वजह थी कि भले ही वो ध्रुव के हमलों को झेल सकता था, फिर भी उसे धुएं के घेरे के किनारे की तरफ धकेल दिया गया। ध्रुव के हमले रुक नहीं रहे थे। उसके चारों तरफ 20 चमकती तलवारें नाच रही थीं और लगातार भेड़िए के जिस्म से टकरा रही थीं। इससे जानवर के शरीर पर जख्मों की गिनती बढ़ती जा रही थी और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। तभी भेड़िए ने एक बड़ी चूक कर दी। उसने ध्रुव पर झपटने के लिए अपना पूरा वजन अपने आगे के पैरों पर डालने की कोशिश की, पर वो भूल गया कि ध्रुव उसके उन पैरों को पहले ही बुरी तरह जख्मी कर चुका था। भेड़िए का वजन संभाल न पाने के कारण उसके पैर मुड़ गए, जिससे ध्रुव को हमला करने का एक खुला मौका मिल गया। ध्रुव ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसके चारों ओर नाच रही जादुई तलवारें गायब होकर उसकी 6 भुजाओं में समा गईं। वो पूरी ताकत के साथ बचे हुए सिर की ओर लपका। उसकी 6 तलवारें एक होकर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और चौथे दर्जे के उस दानव के आखिरी सिर के पार निकल गईं। 3 सिर वाले ये भेड़िए खुदाई करने वाले कीड़ों से अलग थे। इनकी खाल ज्यादा सख्त थी, पर इनमें एक बड़ी कमजोरी भी थी, इनका दिमाग। ध्रुव अपनी वॉर्प तकनीक के अचंभे वाले असर से 2 सिरों को पहले ही उड़ाने में कामयाब रहा था और उसी बढ़त का फायदा उठाकर उसने आखिरी सिर भी काट दिया। उसकी ये पूरी लड़ाई नपी तुली और बिना किसी गलती के थी। जब भेड़िया बेजान होकर जमीन पर गिरा तो ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिर उसने अकेले दम पर चौथे लेवल के अपने पहले शिकारी जानवर को मार गिराया था। मेरी काफी मानसिक ऊर्जा खर्च हो गई है, अब यहां से निकलना ही ठीक है। ध्रुव ने फुर्ती से भेड़िए की लाश को अपनी स्पेस रिंग में रखा और अपने राक्षसी रूप को हटाकर वहां से ओझल हो गया। इस तरह की लड़ाई ने उसके दिमाग पर काफी बोझ डाला था। राक्षसी रूप में बार बार आना जाना और तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा ऊर्जा सोखता था। इसके साथ ही वॉर्प तकनीक का इस्तेमाल करने से थकान और भी बढ़ गई थी, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चौथे दर्जे के राक्षस से लड़ते वक्त ध्रुव को अपनी पूरी ताकत झोंकनी ही पड़ी। अब उसे तसल्ली थी कि उसकी ताकत चौथे दर्जे के जीवों को टक्कर देने के लायक हो गई है। मुझे लगता है कि मैं अब भी आम जानवरों के मुकाबले थोड़ा कमजोर हूं। मैंने इस भेड़िए को इसलिए मार दिया क्योंकि मैं इसके नाजुक अंगों पर 2 बार अपना सबसे करारा वार कर पाया। लड़ाई में रफ्तार वाली तकनीकों का फायदा साफ दिख रहा था। भेड़िए के संभलने से पहले ही उसके 2 सिर खत्म करने की वजह से ही ध्रुव को लड़ाई के आखिरी हिस्से में पहली तकनीक इस्तेमाल करने का मौका मिला। मेरी दूसरी तकनीक अब सच में गहरा घाव देने लायक हो गई है, पर पहली तकनीक अभी भी जानवरों की मोटी खाल को चीरने के लिए संघर्ष कर रही है। खैर, इसकी मुझे पहले से ही उम्मीद थी। पेड़ की चोटी पर बैठकर ध्रुव ने अपनी पूरी लड़ाई का हिसाब किताब लगाया। उसकी नजरें नीचे उन भेड़ियों पर थीं जो अपने नेता की मौत के बाद आपस में ही भिड़ गए थे। जादुई जानवर अक्सर बेवकूफ होते थे, वे सिर्फ अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते थे। 1 मिनट पहले ही इनका नेता मरा है और ये अभी से उसकी गद्दी के लिए लड़ने लगे। कितनी बेरहम दुनिया है। ध्रुव अपनी युद्ध शैली को और निखारने के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि रूप बदलकर लड़ना बहुत थका देता है और अगर दुश्मन ज्यादा हो तो ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रूप बदलते वक्त शरीर पर हमला होने का डर रहता है। उसकी सबसे बड़ी कमी थी एक अच्छी चाल ढाल वाली तकनीक की कमी। जब तक उसका शरीर तीसरे लेवल का था तब तक उड़ना उसके लिए आसान था, पर अब वो उतना कारगर नहीं रहा था। वार्प तकनीक अच्छी तो थी, पर उसे चालू करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान और मानसिक ऊर्जा चाहिए थी, जिसे राक्षसी रूप में रहते हुए इस्तेमाल करना मुश्किल था। मैंने जो नई मार्शल आर्ट सोची है वो असुरा के तीनों रूपों के साथ मिलकर मेरी ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। बस मेरे मन को थोड़ा और समय चाहिए। ध्रुव ने जो नई तकनीक सोची थी वो जमीन पर बहुत लचीली और तेज होगी। साथ ही इसमें ऊर्जा बहुत कम खर्च होगी, क्योंकि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट थी। इससे वो बिना राक्षसी रूप हटाए भी तेज रफ्तार से लड़ पाएगा। खैर, मैं जबरदस्ती कामयाबी नहीं पा सकता। अपनी उम्र के हिसाब से मैं पहले से ही बहुत ताकतवर हूं। ध्रुव अभी सिर्फ 21 साल का था और वो तीसरे लेवल के तांत्रिक बनने के बारे में सोच रहा था। इस दुनिया के दूसरे साधकों के लिए ये बात किसी पागलपन से कम नहीं थी, पर ध्रुव ने हमेशा अपने पुनर्जन्म वाले फायदे पर भरोसा किया था। आमतौर पर बहुत होनहार लोग भी 30 साल की उम्र में जाकर कहीं तीसरे लेवल तक पहुंच पाते थे, क्योंकि मन की शक्ति को बढ़ाना और उसे मजबूत करना बहुत धीमा और नाजुक काम होता था।
कामयाबी पाने में अभी 1-2 साल लग सकते हैं। अगर मैं अपने दिमाग में ज़बरदस्ती ऊर्जा भरूं तो समय कम हो सकता है, पर इस अनजानी जगह पर ऐसा करना जान जोखिम में डालने जैसा होगा। धीरे धीरे और संभल कर आगे बढ़ना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। ध्रुव ने लेस्टन जंगल को जल्दबाजी में नहीं छोड़ा। उसने अपनी नई युद्ध क्षमता को अच्छी तरह परख लिया था, ताकि वो नए देश की ओर धीरे धीरे बढ़ने के लिए पूरा समय ले सके। ओड्रिया देश के बारे में मेरे नक्शे में लगभग कोई जानकारी नहीं है। ध्रुव के नक्शे में आमतौर पर कुछ आंकड़े होते थे, लेकिन जब उसने अपनी मानसिक शक्ति से उस देश को समझने की कोशिश की तो उसे केवल मजबूत सैनिक शब्द ही दिखाई दिए। ये उन देशों जैसा नहीं लगता जिन्हें गुलामी के लिए मजबूर किया जाए। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। जंगल का किनारा साफ था। ध्रुव को उस खतरनाक इलाके के बाद आने वाले पहाड़ी रास्ते में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। यहाँ कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। क्या ये बंजर जमीन है? ओड्रिया देश की सीमाओं पर ध्रुव को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने अपने शरीर को मानसिक ऊर्जा की एक परत से ढका और जंगल से बाहर निकल आया। उसका पूरा ध्यान पहाड़ की चोटी की ओर था और एको भी अपनी शक्ति से उसकी मदद कर रहा था। ये जगह तो बिल्कुल सुनसान लगती है। लेकिन उसी पल देश की सीमा पर एक गूंज उठी और जमीन पर कई जादुई निशान चमकने लगे। मैं इसे समझ ही नहीं पाया। धिक्कार है। ध्रुव ने फुर्ती से जंगल में वापस भागने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि वो उस घेरे के बाहर अपनी मानसिक शक्ति नहीं लगा पा रहा। अब गायब होकर कहीं और पहुंचना नामुमकिन था। उसने भागने का फैसला किया, लेकिन पाया कि एक अदृश्य दीवार ने जंगल की ओर जाने वाला रास्ता रोक दिया है। ये घेरा तो सबको अंदर फंसा लेता है। ध्रुव ने अपनी तलवारें उठा ली। वो उस बाधा को तोड़ने के लिए अपना सबसे ताकतवर हमला करने ही वाला था कि तभी ईको ने कई लोगों को उसकी तरफ बढ़ते देखा। धिक्कार है। ध्रुव ने घेरे को तोड़ने की कोशिश छोड़ दी और दूर पहाड़ की एक चोटी की तरफ तेजी से भागा। अगर वो भाग नहीं सका तो वो बस अपने रास्ते पर बढ़ता रहेगा। वही रुक जाओ, एक आवाज आई, पर ध्रुव मुड़कर देखने के लिए भी नहीं रुका। उसने अपने निशान मिटाने के लिए वॉर्प तकनीक का इस्तेमाल किया। कुछ किलोमीटर दूर वो फिर से दिखाई दिया और जान बचाकर भागता रहा। वो उन योद्धाओं को नहीं जानता था, ना ही उनके इरादों को। वो बस इतना जानता था कि वो उन्हें खुद को पकड़ने का मौका नहीं देगा। ये कैसा घेरा है जिसे मैं समझ भी नहीं पा रहा। इनकी रक्षा की लाइन बहुत जबरदस्त है। उसके दिमाग में विचारों की जंग चल रही थी। क्या ये साम्राज्य के साथ युद्ध में है या ये खुद साम्राज्य के लोग हैं? धिक्कार है। ध्रुव को महसूस हुआ कि और भी कई लोग अलग अलग दिशाओं से उसे घेरने के लिए आ रहे हैं। उन्हें मेरी सही जगह का कैसे पता चला? कहीं उस घेरे ने मुझ पर कोई निशान तो नहीं लगा दिया? उसे सेना के जादुई घेरों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, पर वो समझ गया कि पीछा करने वाले उसकी हर चाल जान रहे हैं। तो फिर आओ। ध्रुव ने फिर से रूप बदला और घेराबंदी से निकलने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही उसने भागना शुरू किया, उसे दिखा कि और भी ज्यादा साधक उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बार बार तकनीक का इस्तेमाल करके इस देश से भागने लायक मानसिक ऊर्जा मेरे पास नहीं है, और पता नहीं दूसरी तरफ का घेरा मुझे बाहर जाने देगा या नहीं। ध्रुव ने खुद को तैयार किया। अगर वो भाग नहीं सकता तो वो लड़ेगा। उसके हाथ में एक दवा आई और उसने उसे जल्दी से पी लिया। वो दुश्मनों के पहुंचने से पहले अपनी मानसिक शक्ति को जितना हो सके वापस पाना चाहता था। तुम वाकई बहुत तेज दौड़े। उसके पीछे से एक आवाज आई। लगभग 20 योद्धा उसके चारों ओर अचानक प्रकट हुए। ध्रुव अब पूरी तरह घिर चुका था। इन सब का शरीर चौथे लेवल का है और कुछ की ताकत तो मैं समझ भी नहीं पा रहा। मैं इनसे जीत नहीं सकता। इस एहसास ने ध्रुव को लड़ने का इरादा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम कौन हो? क्या तुम साम्राज्य के जासूस हो? उसी आदमी ने दोबारा पूछा। तो ये साम्राज्य के दुश्मन हैं। ध्रुव मन ही मन मुस्कुराया। अब उसे इनकी इतनी चौकसी का मतलब समझ आने लगा था। मैं तो बस एक मुसाफिर था जो यहाँ से गुजर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सुनसान देश में इतनी कड़ी निगरानी होगी। ध्रुव ने बिना किसी डर के सीधा जवाब दिया। ये तो हम तय करेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ध्रुव ने स्लाइफॉल शहर से मिला वो टोकन निकाला जिस पर एडम नाम साफ दिख रहा था। मैं उत्तरा देश से आता हूँ और स्लाइफॉल के रास्ते सीमा पार की है। यही मेरा सबूत है। वहां सन्नाटा छा गया। ध्रुव की बात सही लग रही थी। तो फिर पकड़े जाने पर तुम भागे क्यों? ध्रुव ने कंधे उचकाए। मुझे इस देश के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही जादुई निशान चमके, मुझे लगा कि मैं डाकुओं के जाल में फंस गया हूं। सच कहूं तो मुझे अभी भी नहीं पता कि आप लोग कौन हैं। ये कैसे डाकू हैं? हम ओड्रिया देश के गर्व करने वाले सिपाही हैं और तुम हमारे देश में एक चूहे की तरह घुस आए हो। कानून के हिसाब से हमें तुम्हारी उंगलियां काट देनी चाहिए। लूसी, बस करो। वो बस हमें परख रहा है। उस आदमी ने महिला को रोका जो अब तक सवाल पूछ रहा था। ठीक है, तुम सिपाही हो और मैं बस साम्राज्य की उत्तरी सीमा तक पहुंचना चाहता हूं। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता। तुम्हारी कहानी से यह साबित नहीं होता कि तुम जासूस नहीं हो। जवानों, इसकी ताकत को बांध सील करो और इसे गिरफ्तार करो। उस आदमी ने आदेश दिया। 5 योद्धा ध्रुव की ओर बढ़े, लेकिन ध्रुव के शरीर से निकली नफरत और कत्ल करने वाली लहर ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ठंडी निगाहों से उन्हें घूर रहा था।
उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा था। अगर तुमने मेरी ताकत को छेड़ने की कोशिश की तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा, पर मरते मरते तुम्हारे आधे लोगों को अपने साथ नर्क ले जाऊंगा। मेरी ताकत के केंद्र ही मेरी जान है, मैं तुम्हें उन्हें बांधने देने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। उस आदमी का आदेश सुनने के बाद ध्रुव के मन में बस यही ख्याल आया। ध्रुव ने अपनी इस दूसरी जिंदगी का पूरा आधार अपनी साधना, खेतीबाड़ी को ही बना लिया था। ये सुनकर कि उसकी ताकत को सील किया जा सकता है, उसके अंदर गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने उस खतरे के सामने अब कोई भी दिखावा करना छोड़ दिया था। उसके पास आ रहे सभी योद्धाओं का दांतियान दूसरे लेवल की ठोस अवस्था में था, लेकिन ध्रुव के शरीर से निकलते काले धुएं को देखते ही वे ठिठक गए। उन्हें इस धुएं से अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वे इसे हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ध्रुव की धमकी के पीछे उसका डरावना दबाव भी साफ दिख रहा था। वे सब बड़ी गंभीरता से उस जवान लड़के को देख रहे थे जो अपनी 2 तलवारें लहराते हुए मरने मारने को तैयार था। तुम्हारा नाम क्या है? इंचार्ज व्यक्ति ने फिर से पूछा। ध्रुव के तेवर देखकर वो सच में एक कदम पीछे हट गया था। आदम। ध्रुव को एहसास हुआ कि माहौल थोड़ा बदला है, इसलिए उसने जवाब दिया, मेरा मतलब है तुम्हारा असली नाम। ये सुनते ही ध्रुव की आंखें तन गईं। उसने बहुत समय से किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी, पर यहां हालात सच में नाजुक थे। उसे घेरने वाले योद्धा कम से कम दूसरे लेवल की तरल अवस्था में थे। वो जानता था कि अगर इन सब ने एक साथ हमला किया तो उसकी मौत पक्की है। मैं ध्रुव किल्विश हूं, उत्तरा देश का एक फरार मुजरिम। ध्रुव ने अपनी सबसे गुप्त बात बता दी। ध्रुव और वो आदमी कुछ पल तक एक दूसरे को घूरते रहे। उस आदमी को समझ आ गया था कि ध्रुव मजाक नहीं कर रहा। ध्रुव से निकल रहे काले धुएं ने उसे खतरे का एहसास कराया, पर उसके पास योद्धाओं की तादाद ज्यादा थी। वो जानता था कि वो ध्रुव को मार सकता है या पकड़ सकता है। लेकिन क्या ये सब करना सही था? जो इंसान सिर्फ दूसरों का नुकसान करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, वही सबसे खतरनाक होता है। वो एक मामूली गिरफ्तारी के लिए अपने सिपाहियों को खोना नहीं चाहता था। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हमारे भगवान के पास एक मेहमान की तरह ले जाऊंगा। ये सुनकर आसपास खड़े योद्धा हैरानी से देखने लगे। भगवान? क्या वो भी वीरों यानी रैंक 4 या उससे ऊपर की गिनती में आते हैं? ध्रुव थोड़ा हिचकिचाया। वो इतने ताकतवर योद्धा का सामना तो नहीं कर सकता था, पर वो अपने आसपास खड़े इन लोगों से भी नहीं जीत सकता था। उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। उस आदमी ने ध्रुव की उलझन समझ ली और उसे शांत करने के लिए बोला, इस देश के सबसे बड़े योद्धा दांतियान के तीसरे लेवल पर है। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो उनसे लड़कर मर सकते हो। मैंने कहा है कि तुम्हारे साथ मेहमान जैसा बर्ताव होगा, तो यकीन रखो कि हम तुम्हें कैद नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है। वहां फिर सन्नाटा छा गया। ध्रुव उस आदमी की बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करने वाला था। मुझे यकीन है कि तुम मरते मरते हमारे आधे लोगों को मार दोगे, इसलिए मेरी बात मानो, तुम सुरक्षित रहोगे। उस आदमी ने फिर से भरोसा दिलाया। सच तो ये था कि ध्रुव को इन सब के मिले जुले हमले से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसका गुस्सा बस अपनी ताकत पर आने वाले खतरे की वजह से था। फिलहाल मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। ध्रुव ने अपना राक्षसी रूप वापस ले लिया और अपनी ताकत को अंदर समेट लिया। इस हालात में शांति से निकलना ही सबसे अच्छा नतीजा था। बाकी योद्धा हैरान थे, पर किसी ने भी उस आदमी के हुक्म को टालने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सिर झुकाया और ध्रुव को पहाड़ की चोटियों की ओर ले जाने लगे। ध्रुव उस आदमी के पीछे चलते हुए आसपास का मुआयना कर रहा था, पर उसे अपनी आंखों या मानसिक शक्ति से कुछ भी अजीब नहीं दिखा। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम हमारे देश के जादुई घेरे को समझ नहीं पाए थे, इसलिए जब तक तुम इसकी सीमा के बिल्कुल अंदर नहीं आ जाते, तुम्हें हमारा घर नहीं दिखेगा। मेरा नाम लोगन है। भगवान के सामने अपनी जुबान और धमकियों पर थोड़ा काबू रखना। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप लोगन के पीछे चलता रहा। जैसे ही उन्होंने पहाड़ की एक खास ऊंचाई पार की, अचानक नज़ारा बदल गया। पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा शहर था, जो बर्फ और जादुई निशानों से ढका हुआ था। वहां काफी चहल पहल थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा देश इसी एक शहर में बसा हो? ध्रुव ने उत्तरा देश की राजधानी देखी थी। उसके सामने ये शहर कुछ भी नहीं था, पर यहां योद्धाओं की तादाद देखकर वो सोच में पड़ गया। लोगन को देखते ही शहर के दरवाजे खुल गए। शहर के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, पर ध्रुव का ध्यान वहां की सुरक्षा और माहौल को भांपने में था। शहर के बीच में एक बड़ा किला था। ध्रुव ने अंदाजा लगाया कि उनका भगवान वहीं रहता होगा। हमारे भगवान भले ही अभी थोड़े कम उम्र के हैं, पर हमने उनकी रक्षा की कसम खाई है, इसलिए बात करते समय जरा तमीज रखना। लोगन के कहने पर ध्रुव ने कंधे उचकाए और उसके पीछे चलता रहा। वे बड़े बड़े गलियारों और आलीशान सीढ़ियों से होते हुए महल के सबसे ऊंचे कमरे में पहुंचे। ध्रुव को एक बड़े हॉल में खड़ा कर दिया गया।
पहले वाले योद्धा अभी भी उसे घेरे हुए थे और उसकी हर हरकत पर कड़ी नज़र रख रहे थे। ये लोग अपने इस भगवान की बहुत फिक्र करते हैं। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली। वो तो बस अपनी यात्रा जारी रखना चाहता था, पर किस्मत उसे ऑड्रिया देश के बिल्कुल बीचों बीच ले आई थी। अगर इन्होंने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं जितनों को हो सकेगा उतनों को मार डालूंगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता। वो पहले भी एक बार मर चुका था और उसकी साधना ने उसे मौत के डर से लड़ना सिखाया था। तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। हॉल के नीचे के हिस्से से एक रास्ता खुला और एक जवान लड़की दो बुजुर्ग योद्धाओं के साथ दिखाई दी। उन दोनों की लंबी दाढ़ी थी और सिर के बाल गायब थे। वे ध्रुव के आसपास खड़े लोगों से कहीं ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे। क्या ये तीसरे लेवल पर हैं? ध्रुव उनकी ताकत का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया, इसलिए उसने अपना ध्यान उस लड़की पर लगाया। वो शायद 18 साल की भी नहीं थी। उसके लंबे लाल बाल थे और सिर पर एक सुनहरा मुकुट था। वो देखने में काफ़ी सुंदर और नाजुक थी। वो ध्रुव के सामने रखे सिंहासन पर बैठ गई और अपनी बात शुरू की। मेरे आदमियों ने बताया कि अंधकार तत्व का एक योद्धा हमारे देश में घुस आया है। क्या ये सच है? मीटिंग शुरू होते ही ध्रुव का असली रूप सबके सामने आ गया। उसके आसपास मौजूद योद्धाओं ने हैरानी में अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन लोगन के चेहरे पर गंभीरता बनी रही। मुझे पूरा यकीन है कि इसी खूबी की वजह से लोगन ने इसे यहाँ लाया है। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली। वो समझ गया था कि उसकी इसी अनोखी शक्ति की वजह से उसे इस राजकुमारी से मिलने का मौका मिला है। मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूं, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, ध्रुव ने लापरवाही से जवाब दिया। उसने साफ कर दिया कि उस समय उसने सच में कुछ भी गलत नहीं किया था। जो भी हमारी सरहदों को पार करता है वो हमलावर है। हम युद्ध की स्थिति में हैं। लड़की ने कड़ाई से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस तरह की बातें करने की आदी है। इन्होंने इतने कमजोर इंसान को जिम्मेदारी क्यों सौंप दी? ध्रुव उसकी ताकत को साफ देख पा रहा था। उसका शरीर दूसरे लेवल का था, पर उसका दांतियान और मन सिर्फ पहले लेवल पर थे। ध्रुव की नज़र में वो बहुत कमजोर थी। युद्ध? मुझे तो इस इलाके में सिर्फ मामूली योद्धा ही दिख रहे हैं। आप साम्राज्य से मुकाबला करने की हालत में बिल्कुल नहीं हैं। ध्रुव ने सीधा बोला। शांडल साम्राज्य का सेनापति किसी भगवान से कम नहीं था। ऐसे में इतना कमजोर देश खुद को उनका दुश्मन कहने लायक भी नहीं था। ध्रुव की बातें सुनकर लड़की की आंखों में गुस्सा उतर आया। कमरे में मौजूद बाकी योद्धा भी ध्रुव के इस बर्ताव से भड़क गए। हमारे पूर्वज ने हमलावर सेनाओं को रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी। हम उन गिने चुने देशों में से हैं जो आज भी साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार करते हैं। लड़की ने गर्व से कहा। हमलावरों को रोकना, क्या ये मुमकिन भी है? ध्रुव उलझन में था। साम्राज्य की बेहिसाब ताकत किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक योद्धा के बलिदान से इतना कमजोर देश कैसे बचा हुआ है। मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूं। हमारे पूर्वज छठे लेवल के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश के चारों तरफ एक जादुई घेरा बना दिया था। यहां तक कि साम्राज्य का सबसे बड़ा योद्धा भी इसे नहीं तोड़ सकता। लड़की की आंखों में गर्व था। उसके बगल में बैठे दोनों बुजुर्गों ने पूर्वज का नाम सुनते ही सम्मान में सिर झुका लिया। लेकिन ध्रुव की सोच अलग थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने आप सबके रहने के लिए बस एक बड़ी जेल बना दी है ना? ध्रुव जानता था कि छठे लेवल का योद्धा करिश्मे कर सकता है। आखिर थंडर आचार्य ने भी तो अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। फिर भी उसे इसमें तारीफ जैसा कुछ नहीं दिखा। उस पूर्वज का काम सिर्फ वक्त बिताने का एक जरिया था। वक्त के साथ हर जादुई निशान और तकनीक कमजोर पड़ जाती हैं। साम्राज्य बस इस घेरे के टूटने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़की सिंहासन से खड़ी हो गई और ध्रुव की तरफ हाथ उठाया। मेरे पूर्वज ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मेरी रगों में उनका खून है। मैं उनके नाम पर कीचड़ उछालने नहीं दूंगी। जवानों! लड़की के हुक्म पर आसपास खड़े योद्धा बिना डरे ध्रुव की तरफ लपके, लेकिन ध्रुव ने फिर से अपनी ताकत का दबाव छोड़ दिया और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसने ठंडी नजरों से लड़की को देखा। मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे आधे लोगों को खत्म कर दूंगा। ध्रुव ने अब कोई भी पर्दा नहीं रखा था। वो अपनी जान को ही हथियार बना रहा था। उसे यकीन था कि ये लोग एक मामूली अजनबी के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाएंगे। मुझे आपकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस एक कमजोर लड़की दिख रही है जो कैदियों के झुंड पर राज कर रही है। तुम्हारे पूर्वज का बलिदान मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। ध्रुव की कड़वी बातें सुनकर लड़की के पास खड़े ताकतवर योद्धाओं का खून खौल उठा। वे बिजली की रफ्तार से ध्रुव की तरफ बढ़े। रुको! लड़की ने धीमे स्वर में आदेश दिया और उन दोनों ने ऐन वक्त पर अपने हाथ रोक लिए। ध्रुव ने अपने चेहरे के पास रुकी हुई दोनों मुट्ठियों को देखा।
और फिर अपना ध्यान लड़की पर लगाया। तो आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? मैं बस अपने रास्ते जाना चाहता हूं। मुझे साम्राज्य और आपके युद्ध से कोई मतलब नहीं है, ध्रुव ने पूछा। योद्धा पीछे हटकर अपनी जगह पर वापस चले गए। लड़की ने एक आह भरी और अपने देश के हालात बताने लगी। भले ही हमारी रक्षा दीवारें बड़े योद्धाओं को रोक लेती हैं, पर साम्राज्य फिर भी हमसे लड़ने के लिए सेना भेजता है। इस युद्ध में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आखिरकार बात वहीं आ गई। ध्रुव समझ गया कि वो जहां भी जाता है लोग उसकी लड़ने की ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं। वो अंधकार तत्व का योद्धा था और हर कोई उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। मैं तो सिर्फ दूसरे लेवल का योद्धा हूं। मैं आपके युद्ध में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकता और मेरे पास आपकी मदद करने की कोई वजह भी नहीं है, ध्रुव ने साफ कहा। अगर लड़ाई सिर्फ इंसानी लेवल तक थी तो तीसरे लेवल के योद्धा सबसे कीमती होते थे। ध्रुव अपने लेवल पर मजबूत था, पर वो बड़े योद्धाओं के सामने अभी कुछ नहीं था। हमें हर मुमकिन मदद चाहिए। और लड़की बोलते बोलते थोड़ा रुकी। हमारे खजाने में अंधकार तत्व की एक तकनीक मौजूद है। ये सुनते ही ध्रुव की आंखें चमक उठीं। अंधकार तत्व की तकनीकें मिलना बहुत मुश्किल था। उसका लेवल क्या है? उसने पूछा। वो देखना चाहता था कि वो तकनीक उसके काम की है या नहीं। चौथे लेवल तक, लड़की ने फौरन जवाब दिया। वो अपने देश के खजाने के बारे में अच्छी तरह जानती थी। चौथा लेवल, ये तो बहुत काम आएगी और आगे चलकर मुझे अपनी नई तकनीकें बनाने में भी मदद देगी, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। ठीक है, मुझे वो तकनीक दे दो और मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे इस युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। अंधकार तत्व की तकनीकें बहुत मुश्किल से मिलती थीं और उनकी नकल करना लगभग नामुमकिन था। ध्रुव इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि उसे चौथे लेवल तक काम आने वाला हथियार मिल रहा था। ये सौदा इतना फायदेमंद था कि वो मना कर ही नहीं सकता था। उस वक्त उसके पास सिर्फ राक्षसी रूप और टेलीपोर्ट यानी वार्प जैसी कुछ ही खास तकनीकें थीं। बाकी सब या तो बहुत कमज़ोर थीं या उसके लड़ने के तरीके से मेल नहीं खाती थीं। सीधे शब्दों में कहें तो उसे अपने हमलों में नयापन और ज़्यादा ताकत चाहिए थी। तकनीक मांगने से पहले तुम्हें कुछ नेक काम करने होंगे, राजकुमारी लीसा ने ध्रुव की बात पर नाक सिकोड़ी। वो इतनी आसानी से एक कीमती किताब किसी अजनबी को नहीं दे सकती थी जिस पर उसे भरोसा ही ना हो। ध्रुव ने इस बात पर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पूरे देश के जादुई घेरे पर आपका कब्जा है ना? इसका मतलब है कि मैं आपकी मर्जी के बिना यहाँ से हिल भी नहीं सकता। बस मुझे वो तकनीक दीजिए और जब मेरा काम पूरा हो जाए तो मुझे यहाँ से जाने दीजिएगा। ध्रुव की दलील सुनकर लीसा सोच में पड़ गई। उसकी बात सही थी। अगर ध्रुव के पास भागने का रास्ता होता तो वो अब तक जा चुका होता। उसे यहाँ रोकने वाली इकलौती चीज़ उसके पूर्वजों की जादुई दीवार थी। फिर भी ध्रुव अभी एक कैदी जैसा ही था। उसे योद्धा बनाने के लिए लालच देना जरूरी था। मुझे नहीं पता कि तुम सच में हमारे लिए लड़ोगे या नहीं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लीसा ने अपने मन की बात कह दी। ध्रुव ने लापरवाही से हाथ फैलाए और बोला, ये आपकी परेशानी है। अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको सही कीमत तो देनी ही होगी। इसके अलावा एक नई तकनीक मिलने से मेरी ताकत बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि मैं आपके लिए एक ज़्यादा मजबूत योद्धा साबित होऊंगा। लीसा के पास खोने के लिए था ही क्या? ध्रुव पहले ही सिपाहियों को अपनी जान की धमकी दे चुका था। वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। हॉल में सन्नाटा पसर गया। वहां खड़े दूसरे योद्धाओं को भी लगा कि ध्रुव सच कह रहा है। वे लोग तो अपने देश के प्यार में लड़ रहे थे, पर ध्रुव एक बाहरी इंसान था। उसे इस मिट्टी से कोई लगाव नहीं था। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए उनके साथ काम करने को तैयार हुआ था। तुम बाहरी लोग सच में बहुत अजीब होते हो। ठीक है, लोगन तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें सब कुछ समझा देगा। फिर लोगन की तरफ मुड़ी। इसके आज़ाद होने की शर्तें तय करो और इसे शहर के पास एक कमरा दे दो। मुझे उम्मीद है कि ये रहने की जगह को लेकर नखरे नहीं करेगा। इसके बाद उसने हाथ के इशारे से सबको बाहर भेज दिया। ध्रुव खड़ा हुआ और आराम से लोगन के पीछे चल दिया। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो कोई कैदी है। जब सब चले गए तो लीसा ने एक ठंडी सांस ली और गुस्से में अपने सिंहासन पर मुक्का मारा। लीसा, तुम बार बार बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती, उसके पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। तो मैं और क्या करूं? वो सही कह रहा है। ये पूरा देश एक जेल बन चुका है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें बाहर से मदद की जरूरत है, लीसा ने झल्ला कर जवाब दिया। ध्रुव की कड़वी बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। लेकिन हुजूर, आप किसी अजनबी से ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि वो सिर्फ थोड़े से इनाम के लिए इतने बड़े साम्राज्य से टक्कर लेगा? दूसरे बुजुर्ग ने अपनी फिक्र जताई। साम्राज्य की घेराबंदी हमें दिन ब दिन कमजोर कर रही है। ये लड़ाई सिर्फ दो तरह से खत्म हो सकती है।
या तो हम गुलाम बन जाएं या कोई बाहरी ताकत हमारी जीत में मदद करे। लीसा ने अपना माथा पकड़ लिया। हर बीतते दिन के साथ जिम्मेदारी का ये बोझ बढ़ता जा रहा था। क्या आप सिर्फ उम्मीद के भरोसे अपना सारा खजाना इन अजनबियों पर लुटाने को तैयार है? ये सुनकर लीसा ने फिर आह भरी। अगर इससे मेरे लोगों की जान बचती है तो मैं इससे भी बड़ा जोखिम लेने को तैयार हूं। इसी बीच ध्रुव लोगन के साथ शहर की तरफ बढ़ रहा था। लोगन उसे अपने देश की पूरी कहानी तसल्ली से सुना रहा था। हमारे पूर्वज ने अपनी जान देकर इस जादुई घेरे को ताकत दी थी ताकि चौथे लेवल वीर श्रेणी से ऊपर का कोई भी योद्धा इस देश में ना घुस सके। पर यह तो हमारी मुसीबतों की बस शुरुआत थी, लोगन ने बताया। साम्राज्य के पास योद्धाओं की कोई कमी नहीं है। हमारा छोटा सा देश हजारों सैनिकों का सामना नहीं कर पाया, इसलिए हमें साम्राज्य के साथ एक समझौता करना पड़ा। अपनी हिफाजत के लिए हमने अपनी सारी बड़ी तकनीकें, खजाना और ऊंचे लेवल के केसियर रून त्याग दिए। हमने अपनी तरक्की खुद ही रोक ली ताकि साम्राज्य भी अपने बड़े योद्धाओं को हमसे लड़ने ना भेजे। पर हमने अपने सबसे वफादार सिपाहियों को समझने में गलती कर दी। जब आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो गए और खजाना खत्म होने लगा तो हमारे ज्यादातर बड़े योद्धा देश छोड़कर साम्राज्य में शामिल हो गए। जो बचे वे समय के साथ बूढ़े होकर मर गए। कुछ साल पहले ही हमारा आखिरी बड़ा योद्धा भी चल बसा। ध्रुव ने बिना किसी हाव भाव के ये सब सुना। अब उसे समझ आ रहा था कि इस देश में कोई भी तगड़ा योद्धा क्यों नहीं बचा था। तो आपने खुद की नई तकनीकें बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? ध्रुव ने पूछा। लोगन ने मायूसी से सिर हिलाया। हमें उस कला का ज्यादा ज्ञान कभी था ही नहीं। पूर्वज के जाने के बाद शिलालेखों और जादुई निशानों की सारी जानकारी खत्म हो गई। हम हमेशा के लिए इसी मामूली लेवल पर फंस कर रह गए हैं। ध्रुव समझ गया। उत्तरा देश के पास ज्ञान का भंडार था, पर यहां सब कुछ खत्म हो चुका था। तो फिर आप मुझ जैसे अजनबियों को ये कीमती किताबें क्यों दे रहे हैं? राजकुमारी लीसा को लगता है कि हमारी आखिरी उम्मीद आप जैसे होनहार बाहरी लोग ही हैं। तुम पहले नहीं हो जिसे उन्होंने अपने साथ जोड़ा है और नहीं आखिरी होगे। उन्हें बस ये उम्मीद है कि कल को जब आप लोग बड़े योद्धा बनोगे तो शायद इस एहसान का बदला चुकाने के लिए हमारी मदद करोगे। उस राजकुमारी की दयालुता का बदला चुकाने? क्या वो किसी वहम में जी रही हैं? ध्रुव समझ गया था कि ओड्रिया देश के हालात बहुत उलझे हुए थे। वे अपने ही देश में एक तरह से कैद थे और बाहरी दुनिया से मदद मांगने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। साम्राज्य ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, जिससे बाहर से कोई भी मदद अंदर नहीं आ सकती थी। इसके अलावा उनके पास खुद को मजबूत बनाने का कोई जरिया भी नहीं था। वे बस लाचारी से अपनी सेना को साम्राज्य के अंतहीन आक्रमणों के सामने हर दिन कम होते देख रहे थे। उनकी आखिरी उम्मीद बस उन अकेले मुसाफिरों पर टिकी की जो गलती से उनकी सरहद पार कर जाते थे। एक अकेला योद्धा भला क्या कर लेगा? इस साम्राज्य का मालिक तो खुद एक शापित भगवान है। ध्रुव को उनकी हालत पर तरस तो आया, पर उसे उनका ये तरीका बहुत बेवकूफ़ी भरा लगा। राजकुमारी लिसा को लगता है कि कोई अजनबी योद्धा उन पर दया करेगा और बाहर जाकर उनकी मदद करेगा। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। भला कौन उस शक्तिशाली भगवान से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? ऐसा कौन होगा जो किसी अनजान देश को बचाने के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा देगा? जवाब बिल्कुल साफ था, कोई नहीं। वो वाकई बहुत हताश है, तभी तो उसे लग रहा है कि अपराधी लोग उसके देश के हीरो बन जाएंगे। ध्रुव के मुंह से ये बात अनजाने में जोर से निकल गई। साम्राज्य हमारी सरहदों से बाहर निकलने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखता है। हम ना तो बाहर से मदद मांग सकते हैं और ना ही नई तकनीकें सीख सकते हैं। हमारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो हम धीरे धीरे खत्म हो जाएं या किसी को अपने साथ मिला ले। लोगन ने सफाई दी। तो क्या हुआ, आप किसी भी होनहार दिखने वाले को अपनी कीमती तकनीकें और खजाना दे देते हैं? ध्रुव के इस सवाल पर लोगन ने बस सिर हिलाया। हाथ पर हाथ धरे रहने से तो ये बेहतर ही है। उनकी बातचीत वहीं खत्म हो गई और ध्रुव चुपचाप लोगन के पीछे चलता रहा। वे शहर के किनारे वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां हवा में ऊर्जा इतनी कम थी कि ध्रुव को ताज्जुब हुआ कि यहां रहकर कोई तीसरे लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। ये तुम्हारा कमरा है, फिलहाल तुम यहीं रहोगे। हर महीने एक जंग होती है। हम तुम्हें 2 हफ्ते में बुलाकर समझा देंगे कि हमारी लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं। लोगन ने एक छोटे और गंदे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैं उसके बाद ही जंग में उतरूंगा। मुझे तैयारी करने और इस नई तकनीक को सीखने के लिए समय चाहिए। ध्रुव ने लोगन की बात तुरंत काट दी। उसने जो सोचा था उसके लिए 2 हफ्ते बहुत कम थे। जैसी तुम्हारी मर्जी। इस टोकन में शहर की कुछ जरूरी जानकारी है और तुम इससे मुझसे बात भी कर सकते हो। हम 1.5 महीने बाद तुम्हारी आज़ादी की शर्तों पर फिर से बात करेंगे। लोगन ने एक लंबी सांस ली और उसे एक टोकन देकर चला गया। आखिरकार ध्रुव फिर से अकेला था। अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या करता? उसने कमरे के अंदर कदम रखा। वो कमरा बहुत गंदा था और वहां किसी जादुई सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं था।
वो बस एक मामूली सा कमरा था। दुश्मनों से घिरा हुआ देश, तरक्की के लिए कोई रास्ता नहीं और अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखना। वो लीसा की मजबूरी समझ सकता था और ये भी कि उसने अजनबियों पर दाव लगाने का फैसला क्यों किया। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। खैर, मैं तो शायद यहाँ से भागने की कोशिश करता, पर मुझे इस देश या यहाँ के लोगों से कोई लगाव नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि बाहर निकलने के बाद मैं उनकी पकड़ से बच पाऊंगा या नहीं। मामला बहुत पेचीदा है। उसे इनाम के लिए लड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो वैसे भी भाड़े का सैनिक बनने ही निकला था। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि इस देश के युद्ध का उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। खैर, अभी इतना सोचना बेकार है। मुझे अपनी लड़ने की ताकत पर ध्यान देना चाहिए। जंग की खबर ने ध्रुव की प्राथमिकताओं को बदल दिया था। वो अपनी राक्षसी तलवार बनाने के लिए अपने मन के तीसरे लेवल तक पहुंचने का इंतजार करना चाहता था, पर अब उसे लड़ाई से पहले खुद को जितना हो सके उतना मजबूत बनाना था। मेरे पिछले प्रयोगों में तलवार की ताकत दूसरे लेवल के बीच तक ही पहुंच पाई थी, पर अब मेरे पास तरल ऊर्जा है और मेरा दिमाग भी पहले से तेज है। अगर मैं चौथे लेवल की सामग्री इस्तेमाल करूं तो मैं दूसरे लेवल की सबसे बेहतरीन तलवार बना सकता हूं। ध्रुव ने अपने पास मौजूद सामान का हिसाब लगाया। मेरे पास मरे हुए गिरगिट की हड्डी, अंधे पेंगोलिन की छाल और जंगली साही के कांटे हैं। ये तीनों ही चौथे लेवल के अंधकार वाले जानवरों के हिस्से हैं और मेरे पास करीब 30 बार कोशिश करने लायक सामान है। उसने आचार्य की तकनीक सीखने में बहुत समय लगाया था और कर्ट के साथ शिकार के दौरान काफ़ी सामान जमा कर लिया था। तीसरे लेवल का तांत्रिक बनने से पहले इन कीमती चीज़ों को इस्तेमाल करना दुख की बात है, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बिना तैयारी के जंग में नहीं जा सकता। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ध्रुव ने दरवाजा खोला तो सामने एक सिपाही एक पुरानी किताब लिए खड़ा था। तुम्हें राजकुमारी के भरोसे पर खरा उतरना चाहिए। सिपाही ने किताब ध्रुव को थमाई और चला गया। ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, ध्रुव ने मन ही मन सोचा और हाथ में मौजूद किताब को देखा। उसके कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मानसिक कंपन। मानसिक कंपन तकनीक चौथे लेवल तक सिर्फ अंधकार तत्व वालों के लिए। दुश्मन के दिमाग को हिलाने या उसे खत्म करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को एक झटके, शॉकवेव की तरह इस्तेमाल करें। ये झटका आंखों से निकलता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आंखों पर भारी पड़ सकता है। जैसे ही ध्रुव ने इस तकनीक के बारे में पढ़ा, वो तुरंत इसकी खूबियां और कमियां समझ गया। ये इंसानों के खिलाफ लड़ाई में बहुत काम आएगी। हालांकि जादुई जानवरों पर यह कितना असर करेगी अभी नहीं पता। ये उन योद्धाओं पर ज़्यादा असर करेगी जिनका मन मुझसे कमज़ोर है, और मेरे बराबर वालों को ये कम से कम कुछ पल के लिए चकरा तो देगी ही। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि दिमागी हमले से बचना मुश्किल होता है, पर इसकी कमज़ोरी यह है कि इसके लिए दुश्मन की आंखों में या उसके सिर की तरफ देखना ज़रूरी है। कुल मिलाकर ये एक भरोसेमंद हथियार साबित होगा। ध्रुव इस तकनीक से खुश था। अंधकार तत्व की किसी चीज़ से उसे इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी। हथियार बनाने का काम फिर से शुरू करने से पहले मुझे इसे अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। पता नहीं तलवार बनाते वक्त कितना बड़ा धमाका होगा। ध्रुव ने शक भरी नज़रों से अपने उस टूटे फूटे कमरे को देखा जहां वो रुका हुआ था। अगर ये कमरा एक धमाका भी झेल गया तो इसे चमत्कार ही समझूंगा। वो जानता था कि हथियार बनाने में फेल होने का अंजाम क्या होता है। इस बार वो जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाला था उनमें पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकत थी। मुझे लगता है कि इस कमरे के उड़ जाने के बाद ये लोग मुझे कोई मजबूत जगह देंगे। ध्रुव ने फालतू बातों को दिमाग से निकाला और नई तकनीक सीखने में जुट गया। जंग की तैयारी के लिए उसके पास सिर्फ 1.5 महीना था। वो वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। एक हफ्ता बीतते बीतते उसने मानसिक कंपन के जादुई नक्शे को पूरी तरह याद कर लिया। उसका मन अब पहले से काफ़ी बड़ा और मजबूत हो चुका था, इसलिए ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। ध्रुव ने तुरंत इसका टेस्ट किया। जैसे ही उसके दिमाग में वो जादुई आकृति बनी, उसकी काफ़ी दिमागी ऊर्जा खर्च हो गई। तभी उसके मन की दीवारें कांपने लगीं और एक अजीब सी गूंज उठी जो उसकी आंखों की तरफ बढ़ी। सामने एक मामूली सा फूलदान रखा था जिसे ध्रुव ने निशाना बनाया था। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने धुंधला छा गया, फिर सब ठीक हो गया। कुछ सेकंड के लिए उसे आंखों में जलन महसूस हुई, पर उसके शरीर की जादुई शक्ति ने तुरंत उस तकलीफ को दूर कर दिया। बहुत दर्द हुआ, मेरी आंखों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। खैर, मेरा मजबूत शरीर इसके बुरे असर को झेल लेगा, ध्रुव ने सोचा। जब वो अपने राक्षसी रूप में होगा तो उसके घाव बहुत तेजी से भरेंगे, जिससे इस तकनीक के साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। ध्रुव ने फूलदान को देखा। उस पर जगह जगह हल्की दरारें पड़ चुकी थीं। दिमागी ताकत से किए गए हमले ने असली चीज़ पर इतना असर डाला है। मैं किसी असली योद्धा पर इसे आजमाने के लिए बेताब हूँ। तकनीक का काम पूरा हुआ, अब हथियार बनाने की बारी है। ध्रुव के नई तकनीक सीखने के एक दिन बाद लोगन शहर के किनारे वाले इलाके की तरफ तेजी से भाग रहा था। उसे खबर मिली थी कि वहां किसी बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई है।
वो नया लड़का उसी इलाके में है। उम्मीद है कि उसने फिर कोई नई मुसीबत खड़ी न की हो। लोगन ने उस ठंडी आंखों वाले ध्रुव के बारे में सोचते हुए कहा। पर लोगन की उम्मीदें जल्द ही मिट्टी में मिल गईं। सिपाहियों ने ध्रुव के कमरे को घेर रखा था। वे फर्श पर पालथी मारकर बैठे ध्रुव को बड़ी सावधानी से देख रहे थे। वे उसे इतनी आसानी से इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि कमरे की दीवारें गायब हो चुकी थीं। आखिर यहां हुआ क्या है? लोगन चिल्लाया। सर, हमें ठीक से नहीं पता। हमने एक धमाके की आवाज़ सुनी और भागकर यहां आए तो देखा कि एक काला बादल छाया हुआ है जिसने सब कुछ निगल लिया था। शुक्र है कि अब वो छट गया है, वरना बाकी इमारतें भी नहीं बचतीं। सिपाही की नज़रें ध्रुव से नहीं हट रही थीं। उसे डर था कि वो फिर कुछ कर देगा। आदम, क्या तुम कुछ बताओगे? लोगन ने गुस्से में ध्रुव की तरफ मुड़कर पूछा। ओह, आपको भी नमस्ते। सच कहूं तो मुझे लगा था कि ये कमरा थोड़ा मजबूत होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे एक ज्यादा मजबूत कमरे की जरूरत है। बात करते हुए ध्रुव अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। वो तलवार बनाने में फेल तो हो गया था, पर धमाके की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। मैं इस पूरी ताकत को अपनी तलवार में भरने के लिए बेताब हूं। मेरी ताकत एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएगी। लोगन उसे पागलों की तरह देख रहा था। क्या ये पागल है? इसने पूरा घर तोड़ दिया और अब मुस्कुराकर नया कमरा मांग रहा है। उसने देखा कि ध्रुव के कपड़े कई जगह से फट गए थे और शरीर पर जलने के निशान थे। ये धमाका उसके लिए भी पूरी तरह बेअसर नहीं रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम खुद को नहीं मार डालोगे? एक मजबूत कमरा धमाके तो बाहर नहीं जाने देगा। तुम्हें पूरी चोट खुद सहनी होगी। ध्रुव तुरंत खड़ा हो गया और झुककर सलाम किया। वो जानता था कि हथियार बनाने की इस खास विधि में कितना खतरा है। बहुत अच्छा, हमारे पास कुछ खाली कमरे हैं, बस मुझे इसके बारे में राजकुमारी को बताना होगा। लोगन मुड़ने ही वाला था कि ध्रुव ने उसे रोक लिया। सुनिए, मुझे ऐसा कमरा दीजिएगा जो तीसरे लेवल के योद्धाओं की ताकत झेल सके। मुझे नहीं लगता कि दूसरे लेवल वाले कमरे मेरा 1 महीना भी निकाल पाएंगे। 1 महीना धीरे धीरे बीत गया। ध्रुव को कामयाबी के साथ एक मजबूत कमरे में भेज दिया गया। ओड्रिया देश के योद्धा जादुई निशान यानी शिलालेख बनाने में माहिर नहीं थे, इसलिए उनके जादुई कमरों वाले हिस्से ज्यादातर खाली पड़े थे। सिर्फ वही कमरे भरे हुए थे जिनमें ऊर्जा का असर ज्यादा था, लेकिन ध्रुव को उनकी कोई जरूरत नहीं थी। ध्रुव के नए ठिकाने से लगातार धमाकों की आवाजें आती रहीं। कुछ वक्त बाद वहां के लोग इस शोर के आदी हो गए, लेकिन साम्राज्य के साथ अगली जंग से ठीक 1 हफ्ता पहले ये धमाके अचानक बंद हो गए। लोगन ने ध्रुव पर नजर रखने के लिए उसके कमरे के बाहर कुछ सिपाही तैनात किए थे। उन्होंने तुरंत ध्रुव के बर्ताव में आए इस बदलाव की खबर थी, जिससे लोगन थोड़ा परेशान हो गया। कई दिन सन्नाटे में बीत गए। जंग की तारीख करीब आ रही थी और ध्रुव अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे एक बार खुद जाकर देखना चाहिए, जंग से 2 दिन पहले लोगन ने सोचा। उसने ध्रुव की हालत तब देखी थी जब पिछला कमरा उड़ा था। उसे डर था कि कहीं वो अपने प्रयोगों के चक्कर में मर न गया हो। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही जो मंजर लोगन के सामने था वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। लोगन ने बिना दस्तक दिए सीधा दरवाज़ा खोल दिया था। आखिर वो ध्रुव का कप्तान था और उसे वहां आने का पूरा हक था। उसने देखा कि ध्रुव एक काली तलवार को बड़े गौर से देख रहा था। इसका आकार थोड़ा अजीब और मोटा था और इसमें हत्था भी नहीं था। फिर भी इसकी धार बहुत तेज थी और इससे इतना खतरा महसूस हो रहा था कि एक पल के लिए लोगन भी हिचकिचा गया। सच बताना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हथियार से किसी हमले को रोक पाओगे? ध्रुव ने तलवार से नजरें हटाए बिना पूछा। वो अपनी बनाई इस चीज के एक एक हिस्से को बारीकी से देख रहा था। नहीं, लोगन ने ईमानदारी से जवाब दिया। वो दांतियान के दूसरे लेवल की ठोस अवस्था का योद्धा था और ध्रुव से काफी ज्यादा ताकतवर था। फिर भी उस हथियार को देखते ही उसका भरोसा डगमगा गया। तलवार से एक डरावनी गूंज निकल रही थी और उसका भारी शरीर एक ऐसी तेजी का एहसास करा रहा था जो उसकी बनावट से मेल नहीं खाती थी। आखिर ये क्या चीज है? लोगन को उस तलवार में सब कुछ तबाह कर देने वाली एक फितरत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये हथियार बना ही सिर्फ रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करने के लिए है। बहुत बढ़िया, ध्रुव ने छोटा सा जवाब दिया और तलवार को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। वो वहीं खड़ा रहा और गौर करता रहा कि क्या उसकी अंगूठी इस तलवार की विनाशकारी ताकत को झेल पा रही है। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी रिंग पर तलवार की विनाशकारी ताकत का कोई असर नहीं हो रहा, तब उसने राहत की सांस ली। क्या बात है? ध्रुव ने अब जाकर लोगन की तरफ ध्यान दिया। 2 दिन बाद जंग है, हमें तैयारी करनी होगी, लोगन ने बताया और ध्रुव ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुझे बस 1 दिन और चाहिए, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। हथियार बनाने के जुनून का असर अभी भी उसके दिमाग पर था। ठीक है, मुझसे मुख्य बिल्डिंग में मिलना। लोगन ने गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। उस कमरे का माहौल इतना भारी था कि वो वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। ध्रुव मुस्कुराया। वो अपनी इस नई कामयाबी से बहुत खुश था। मेरी 25 गिरगिटों की हड्डियां बेकार गईं, पर 26वीं ने मुझे दूसरे लेवल के टॉप योद्धाओं जैसी ताकत दे दी है। अब एक और कोशिश और मैं तैयार हूं।
ध्रुव ने अपना काम फिर से शुरू किया। वो हमेशा 2 तलवारों से लड़ता था, इसलिए वो सिर्फ एक राक्षसी तलवार के भरोसे नहीं रह सकता था। दूसरी तलवार आधे दिन में बनकर तैयार हो गई और ये पहले वाली से कहीं ज्यादा बेहतर थी। इसकी बनावट जंग के लिए ज्यादा सही थी। ध्रुव ने दोनों तलवारें उठाईं और अभ्यास शुरू किया। ये जादुई तलवारें उसकी पुरानी तलवारों से काफी भारी थीं और इनके हर वार से एक ऐसी ताकत निकलती थी जिससे कमरे की दीवारों पर बने जादुई निशान झिलमिलाने लगते थे। फिर ध्रुव ने अपने राक्षसी रूप में आकर अशुरा की दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने दीवार पर वार किया, 6 तलवारों की ताकत एक हो गई। दीवार पर बने जादुई निशान इतनी तेजी से चमके कि दीवार को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां एक छोटा सा निशान पड़ गया। ये कमरा तीसरे लेवल के योद्धाओं की ताकत झेलने के लिए बना था और ध्रुव का हमला उसे छूने में कामयाब रहा। मेरी लड़ने की ताकत अब दूसरे लेवल के शिखर पर है। फिलहाल इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ध्रुव ने ये तलवारें इसलिए बनाई थीं ताकि जंग में उसकी सुरक्षा पक्की हो जाए। वो जानता था कि तीसरे लेवल के योद्धा उसे आसानी से कुचल सकते हैं, पर इन हथियारों ने उसे थोड़ा भरोसा दिया था। शायद मेरी आज़ादी इस बात पर टिकी होगी कि मैं जंग में कितने दुश्मन मारता हूं। ये हथियार कई योद्धाओं को हैरान कर देंगे। ध्रुव को अपनी मेहनत का फल मिल गया। अभी ये सिर्फ शुरुआती मॉडल है, इनमें सुधार की बहुत जगह है, पर फिलहाल मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे पास ऐसे हथियार हैं जिन पर मेरे राक्षसी रूप के काले धुएं का कोई बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि वो तलवारें धुएं के साथ मिलकर उसकी ताकत को और बढ़ा रही हैं। मैं जंग के मैदान में इन्हें आजमाने के लिए बेताब हूं। इसी जोश के साथ वो आराम करने चला गया ताकि जंग के दिन वो अपनी पूरी ताकत में रहे। ध्रुव सुबह सवेरे ही शहर की मुख्य बिल्डिंग में पहुंच गया। लोगन अपने सैनिकों की एक छोटी टीम के साथ वहां उसका इंतजार कर रहा था। सबके चेहरे पर गंभीरता थी और माहौल देखकर साफ लग रहा था कि आज खून खराबा होने वाला है। मेरे पीछे आओ, लोगन ने ध्रुव के पहुंचते ही कहा और उसे देश की सरहद की ओर ले जाने लगा। वे एक मुख्य सड़क से गुजरे जो कभी ओड्रिया देश और साम्राज्य को जोड़ती थी। वो सड़क 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई यानी घाटी में जाकर खत्म हुई। वहां ना घास थी, ना पेड़ पौधे, बस लाल रंग की बंजर जमीन बिछी हुई थी। पिछले सैकड़ों सालों से हम यहीं लड़ रहे हैं। ये हमारे जादुई घेरे का सबसे कमजोर हिस्सा है और साम्राज्य के साथ हुए समझौते के हिसाब से यही हमारा जंग का मैदान है, लोगन ने समझाया। ध्रुव ने गौर से वहां के माहौल को देखा। घाटी ऐसी थी कि वहां सिर्फ आमने सामने का हमला ही मुमकिन था। छिपकर हमला करने की कोई जगह नहीं थी। सैकड़ों सालों की जंग ने यहाँ की मिट्टी का रंग ही बदल दिया है। ये लड़ाई मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। यहाँ जंग के कायदे क्या हैं? ध्रुव ने पूछा। हम हर महीने यहाँ 1000 सैनिकों के साथ जमा होते हैं। नियमों के मुताबिक तीसरे लेवल के योद्धाओं की संख्या 50 और दूसरे लेवल के ठोस अवस्था वाले योद्धाओं की संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती। बाकी बचे हुए लोग उनसे नीचे के लेवल के होते हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे बस इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा हुआ जो मैंने अपनी जादुई तलवारें पहले ही बना ली। ध्रुव ने लोगन की बात समझ ली और अगला सवाल किया, लड़ाई कब शुरू होगी? दोपहर से लेकर सूरज ढलने तक जंग चलती है। उसके बाद हम लड़ना बंद कर देते हैं और अगले महीने के लिए फिर से तैयारी करते हैं। मेरी आज़ादी के लिए क्या शर्त है? दूसरे लेवल के ठोस अवस्था वाले 100 योद्धाओं को मार डालो और तुम आज़ाद हो जाओगे। ये सुनकर ध्रुव खामोश हो गया और लोगन को देखने लगा। लोगन के चेहरे से साफ था कि इस शर्त में कोई बदलाव नहीं होगा। ये मुझे यहाँ कितने समय तक रोकना चाहते हैं? क्या इन्हें लगता है कि यहाँ रहकर मैं इनके देश से जुड़ाव महसूस करने लगूंगा? ध्रुव उनकी चाल समझ रहा था। वो अभी दूसरे लेवल की तरल अवस्था में था और उसे योद्धा बने ज्यादा समय नहीं हुआ था। 100 ताकतवर दुश्मनों को मारना कोई मामूली बात नहीं थी। इसमें कम से कम 3 साल लग सकते थे। ये मुझे कम आंक रहे हैं, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। उसकी असली ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। उसके पास राक्षसी रूप और मानसिक कंपन जैसी तकनीकें थीं जो उसकी दिमागी ताकत पर चलती थीं और उसका दिमाग अपने लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकतवर था। मैं भले ही अभी ठोस अवस्था वाले योद्धाओं के बराबर ना हूं, पर मैं मौका मिलते ही उनका शिकार जरूर कर सकता हूं। उसे पता था कि वो एक ही जंग में 100 लोगों को नहीं मार पाएगा, पर उसे ये भी यकीन था कि वो उम्मीद से कहीं जल्दी ये काम पूरा कर लेगा। ठीक है, ध्रुव ने जवाब दिया। दुश्मनों की पहचान उनके कपड़ों के रंग से होगी। काला रंग तीसरे लेवल के लिए, लाल रंग दूसरे लेवल की ठोस अवस्था के लिए और नीला रंग बाकी सबके लिए है। हमने तुम्हारे लिए भी नीला चोला तैयार किया है। एक सिपाही ने अपनी जादुई रिंग से नीला कपड़ा निकालकर ध्रुव को दिया। ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने ही अपने कपड़े बदलकर वो नीला चोला पहन लिया। वो कपड़ा उसे बिल्कुल सही फिट आ रहा था। इन्होंने इसे मेरी पसंद के हिसाब से ही बनाया है। ये मुझे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी काली ड्रेस जादुई रिंग में रख दी, पर तभी देखा कि पूरी टीम उसे अजीब तरह से घूर रही है। क्या हुआ? ध्रुव ने पूछा। लोगन ने खांसते हुए एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया। तुम वहां जाकर भी बदल सकते थे, यहाँ महिलाएं भी हैं। ध्रुव ने देखा कि महिला सैनिक शर्म के मारे सिर झुकाए खड़ी थीं। हम यहाँ मरने मारने आए हैं, ये लोग और क्या सोच रहे हैं? ध्रुव को उनकी बात समझ नहीं आई। वो इन सब मामलों में बहुत अलग था। उसके लिए सिर्फ ताकत ही सब कुछ थी।
सच तो ये था कि ध्रुव का शरीर इतना सुगठित और उसका चेहरा इतना शांत था कि वहां मौजूद महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकीं। क्या मैं अपना चेहरा ढक सकता हूं? मेरे भी कुछ पुराने दुश्मन हैं। ध्रुव ने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, लोगन ने कहा। ध्रुव ने अपनी जादुई रिंग से एक काला हुड या नकाब निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। फिर वो वहीं जमीन पर पालथी मारकर ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे घाटी में भीड़ बढ़ने लगी। ज्यादातर लोगों ने नीला और कुछ ने लाल रंग पहना था। इक्का दुक्का लोग ही काले चोले में नजर आ रहे थे। घाटी के दूसरी तरफ साम्राज्य की सेना भी इसी तरह जमा हो रही थी। जंग शुरू होने ही वाली थी। दोनों तरफ 1,000 सैनिक आमने सामने खड़े थे। वे एक दूसरे को नफरत और कढ़ाई से घूर रहे थे, पर दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। ओड्रिया देश के सैनिक गंभीर थे और उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर था। आखिर वे अपने देश के लिए लड़ रहे थे। वे रक्षा की वो दीवार थे जो उनके परिवारों को बचाती थी। इसके उलट साम्राज्य के लोगों का रवैया काफी ढीला ढाला था। वे होने वाली जंग को लेकर थोड़े फिक्रमंद तो थे, पर उन्हें इसके नतीजे से कोई खास मतलब नहीं था। साथ ही वे काफी नौसिखिए भी लग रहे थे। एक तरफ साम्राज्य के नए सैनिक हैं और दूसरी तरफ हमारे अनुभवी योद्धा। क्या मजाक है। ध्रुव इस जंग के पीछे का असली खेल समझ गया था। तो आपने अपने भविष्य का सौदा सिर्फ दूसरों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बनने के लिए कर लिया? वो लोगन से ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। जिंदा रहने के लिए हमें वो सब करना पड़ता है जो जरूरी है। लोगन का जवाब बहुत रूखा था। उसे ध्रुव का मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। वे नए सैनिकों को तैयार करने के लिए बस आपकी भावनाओं और हिम्मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि साम्राज्य के योद्धाओं को उनके प्रदर्शन के हिसाब से इनाम भी मिलते होंगे। ध्रुव ने अपने पुराने महल और तांत्रिक अकेडमी में भी ऐसी ही चीजें देखी थीं। इस देश से लड़ना उनके लिए बस एक मिशन की तरह है, जिसके बदले उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। दोनों तरफ के योद्धाओं के इरादे बिल्कुल अलग हैं। एक पक्ष अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहा था, जबकि दूसरा पक्ष फायदे के लिए। ये तो साफ था कि जज्बे में कौन जीतेगा, पर साम्राज्य का मकसद जीतना था ही नहीं। वे तो बस ओड्रिया देश को धीरे धीरे कमजोर करते हुए अपने नए सैनिकों को तराशना चाहते थे। हैरानी की बात नहीं है कि ओड्रिया इतने सालों से बचा हुआ है। साम्राज्य के लिए वे बस एक काम की जगह है। उन्होंने अपनी तकनीकें और तरक्की के रास्ते पहले ही खो दिए थे, जिससे वे कभी साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा नहीं बन सकते थे। वोस्तुम की खदानों में काम करने वाले गुलामों और इनमें कोई खास फर्क नहीं है, बस इस्तेमाल का तरीका अलग है। ध्रुव में एक लंबी सांस ली। उसे अब एहसास हो रहा था कि ये लोग पिछले कई सालों से कितनी बेबसी में जी रहे थे। ध्रुव, तुम बाईं तरफ वाली नीली टीम में शामिल हो जाओगे। हम अपनी वर्दी के रंग के हिसाब से ही लड़ते हैं, इसलिए तुम्हारा मुकाबला सिर्फ अपने लेवल के योद्धाओं से ही होगा। लोगन ने रणनीति समझाते हुए ध्रुव को भरोसा दिलाया। मुझे पता है कि जब मेरे आसपास बहुत से साथी होते हैं तो मैं ढंग से नहीं लड़ पाता, मेरी ताकत पर असर पड़ता है। पर लोगन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अब तुम हमारे देश का हिस्सा हो। अपने साथियों की रक्षा करते हुए जितनों को हो सके मार गिराओ, यही तुम्हारा हुक्म है। फिर उसने बाईं ओर इशारा करते हुए ध्रुव को अपनी जगह लेने को कहा। ध्रुव तुरंत वहां चला गया। जल्द ही वो नीले चोले वाले सैनिकों के बीच खड़ा था। सेना धीरे धीरे पूरी घाटी में अपनी जगह ले रही थी। उसी समय पास की एक पहाड़ की चोटी पर राजकुमारी लीसा अपने 2 रक्षकों के साथ खड़ी थी। वो घाटी के दूसरे पार खड़े एक आदमी को गुस्से से देख रही थी। राजकुमारी लीसा, आप तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हैं, उस आदमी ने झुककर सलाम करते हुए कहा। अपनी फालतू बातें अपने पास रखो सेठ, मैं यहां सिर्फ जंग देखने आई हूं। लीसा के एक रक्षक ने जादुई रिंग से कुर्सी निकालकर जमीन पर रख दी। लीसा खामोशी से उस पर बैठ गई और उसकी नजरें नीचे घाटी में उस नीले चोले वाले योद्धा पर टिक गईं जिसने काला नकाब या हुड पहना हुआ था। उसे देखकर वो एक पल के लिए उदास हुई, फिर उसने अपना चेहरा सख्त बना लिया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी टीम में एक नया अजनबी शामिल हुआ है। उसे लड़ने के लिए क्या दिया? कोई नई तकनीक या शायद खुद को? सेठ ने मजाक उड़ाया, जिससे लीसा के रक्षकों का खून खौल उठा। साम्राज्य के घटिया इंसान, अपनी जुबान संभाल। राजकुमारी लीसा का चरित्र बिल्कुल साफ है। रक्षक की बात पर सेठ मुस्कुरा दिया। और तुम कर भी क्या सकते हो? जैसे ही तुम इस जादुई सुरक्षा घेरे से बाहर कदम रखोगे, मारे जाओगे। ओड्रिया देश को साम्राज्य की ताकत से बचाने वाली इकलौती चीज वो जादुई घेरा ही था। लीसा, तुम हर महीने करीब 50 सैनिक खो रही हो। मुझे नहीं लगता कि 1 दशक भी लगेगा जब तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई बचेगा। सेठ रक्षकों की परवाह किए बिना बोलता रहा। अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हारे सामने कमजोर सैनिक भेज सकता हूं। सेठ के चेहरे पर गंदी मुस्कान थी। वो लीसा की इज्जत के बदले लड़ाई आसान करने का सौदा कर रहा था। हर बार तुम्हारी तरफ से भी बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। लीसा ने घाटी से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। दोपहर होने वाली थी और जंगमस शुरू ही होने वाली थी। साम्राज्य इसके लिए तुम्हारा एहसानमंद है। हमारे फालतू और कमजोर सैनिकों को हटाने में जो तुम मदद करती हो वो वाकई काबिले तारीफ है। सेठ ने व्यंग किया।
साम्राज्य इन लड़ाइयों के जरिए अपने कमजोर योद्धाओं को छांट देता था और काबिल योद्धाओं को तराशता था। शक्ति ही सब कुछ थी, साम्राज्य को कमजोर योद्धाओं की कोई जरूरत नहीं थी। सेठ ने सूरज की तरफ देखा और बोला, लो शुरू हो गया। घाटी में ध्रुव सबसे आगे खड़ा था। लाल और काले चोले वाले सैनिक उनके पीछे थे। उनके सामने खड़े एक योद्धा ने सूरज की तरफ देखा और अपना हाथ उठाया। पूरी सेना में तनाव बढ़ गया। फिर उसने तेजी से हाथ नीचे किया और चिल्लाया, जंग के लिए। जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से 1,000 योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े और पलक झपकते ही दोनों फौजें करीब आ गईं। साम्राज्य के सैनिकों ने ऐसे कपड़े पहने थे जिन पर छाती के हिस्से पर पंखों वाले बाघ का निशान बना हुआ था। उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता था। ध्रुव का ध्यान उन नीले चोले वाले सैनिकों पर नहीं था जो लहर की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे, बल्कि उसकी नज़र ठीक उनके पीछे खड़े लाल चोले वाले योद्धाओं पर थी। हमले की पहली लहर तांत्रिक तकनीकों की होगी, ध्रुव ने सावधानी से सोचा। तांत्रिक तकनीकें योद्धाओं का सबसे घातक हथियार थीं और यह तय था कि इस युद्ध में उनका जमकर इस्तेमाल होगा। पर इन तकनीकों के साथ एक समस्या थी, इनका असर बहुत बड़े इलाके में होता था। इसलिए अगर जंग शुरू होने के बाद इन्हें छोड़ा जाता तो ये अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसी वजह से दोनों सेनाओं के टकराने से ठीक पहले का वक्त ही इनका इस्तेमाल करने का सबसे सही मौका था। दोनों तरफ से रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगी। दोनों फौज के योद्धाओं ने सामने से आते सैनिकों पर दूर से वार करने वाली अपनी तांत्रिक तकनीकें दाग दी। पानी की गोलियां, आग के गोले, हर तरह के जादुई जानवर, बर्फ के टुकड़े, कड़कती बिजली और मिट्टी के दानव, सब कुछ एक दूसरे की तरफ फेंका गया। ऑड्रिया देश की सेना बहुत सलीके से लड़ रही थी। उन्होंने अपनी रक्षा और हमले को बहुत समझदारी से बांट रखा था। इसके विपरीत साम्राज्य के सिपाही अपनी जान बचाने को लेकर ज्यादा डरे हुए थे और जरूरत से ज्यादा बचाव वाली तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। जब बेशुमार तकनीकें आपस में टकराईं तो पूरी घाटी एक जोरदार धमाके से गूंज उठी। इतनी ताकत पैदा हुई कि जमीन कांपने लगी और पहाड़ दरकने लगे। 2000 योद्धाओं का एक साथ हमला उस घाटी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था, पर वहां की जमीन पर बने जादुई निशानों ने किसी तरह उस भूकंप जैसे झटके को संभाल लिया। दोनों तरफ चीख पुकार मच गई। योद्धा चाहे कितने भी तैयार क्यों ना हो, इतनी भारी गोलाबारी से पूरी तरह बचना नामुमकिन था। कुछ सिपाही सीधे हमले की चपेट में आकर मारे गए तो कुछ हमलों के टकराने से पैदा हुए झटकों की वजह से बुरी तरह जख्मी हो गए। लाशों की गिनती शुरू हो चुकी थी। ऐसी लड़ाई में हमेशा तुम्हारी ही जीत होती है। मेरे सैनिक अपनी जान बचाने के चक्कर में इतने घबरा जाते हैं कि वे सही से जवाब ही नहीं दे पाते। पहाड़ की चोटी पर खड़ी सेठ ने जोर से हंसते हुए अपने सैनिकों का मजाक उड़ाया, पर राजकुमारी लिसा का ध्यान सिर्फ अपनी सेना के उस एक अनोखे योद्धा पर था। उसने देखा कि जब भी कोई हमला उस काले नकाब हुड वाले योद्धा के पास पहुंचता तो एक काली रोशनी चमकती और उस हमले को जड़ से खत्म कर देती। वो खुद को बचाने के लिए ढाल नहीं बना रहा, बल्कि हमले को ही काट रहा है। बहुत निडर है। ध्रुव दुश्मनों की तरफ दौड़ते हुए उन पर हो रहे हमलों की ताकत को परख रहा था। इनमें से ज्यादातर पहले लेवल के तांत्रिकों के हमले हैं, दूसरे लेवल वाले बहुत कम हैं। मेरी तलवारें इन्हें तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। उसकी नई जादुई तलवारों का जलवा दिखने लगा था। ध्रुव को अपनी ऊर्जा बहुत कम खर्च करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसकी तलवारें दुश्मन के हर वार को हवा में ही काट रही थीं। जैसे ही ध्रुव ने उन तलवारों में अपनी ऊर्जा डाली, उनकी असली ताकत बाहर आ गई। काले धुएं की तबाही और तलवारों की भयानक धार ने मिलकर कमाल कर दिया। सामने से आने वाले हमले 2 टुकड़ों में कटकर धुएं में समा जाते। ध्रुव हमलों की पहली लहर से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आया। वो अपनी तलवारों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर कर रहा था, क्योंकि अपने साथियों के बीच इन खतरनाक तलवारों को खुला रखना जोखिम भरा था। दुश्मन सेना और करीब आ गई। घाटी के बीचों बीच एक जबरदस्त टक्कर होने ही वाली थी। सभी सैनिक अपनी अपनी टुकड़ियों और कायदों के हिसाब से लड़ रहे थे, पर ध्रुव को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसे पता था कि वो अपनी असली ताकत तभी दिखा पाएगा जब वो दुश्मनों से घिरा होगा। जैसे ही दोनों पक्ष टकराने वाले थे, ध्रुव ने अपनी नई तकनीक मानसिक कंपन शुरू कर दी। उसके दिमाग में एक हलचल हुई और उसने उस कंपन को अपनी आंखों की तरफ मोड़ा। एक पल के लिए उसे धुंधला दिखा, पर उसने अपनी नजरें सीधे सामने खड़े एक योद्धा पर गाड़ दी। वो नीला चोला पहने एक योद्धा था जिसका शरीर 4थे लेवल का था और ताकत ध्रुव के ही बराबर थी, पर उसका मन बहुत कमजोर था। ध्रुव की आंखों से एक ऐसी अदृश्य लहर निकली जिसने सीधे उस योद्धा के दिमाग को चीर दिया। वो कोई दिखने वाली चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कंपी थी जिसने उसके योद्धा के मानसिक क्षेत्र के सामने के हिस्से में छेद कर दिया। वो लहर रुकी नहीं, बल्कि उसके दिमाग को पार करते हुए पीछे से निकल गई और उसके पीछे खड़े दूसरे सैनिक से जा टकराई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। पहले सैनिक की आंखें पथरा गईं और वो बिना कोई आवाज किए बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिर्फ एक तकनीक से एक योद्धा मारा गया और दूसरा बुरी तरह लड़खड़ा गया। लाजवाब। ध्रुव इस तकनीक की ताकत देखकर बहुत खुश था। तांत्रिक मैनुअल से लड़ते वक्त मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, पर यह तकनीक तो बिजली की तरह काम करती है। सैनिक मरते ही साम्राज्य की अगली कतार में खाली जगह बन गई। ध्रुव ने अपनी आंखों की जलन को नजरअंदाज किया और पूरी रफ्तार से उस खाली जगह की तरफ झपटा,
वो अकेला ही दुश्मन की पूरी फौज को चीरते हुए अंदर घुस जाना चाहता था। ध्रुव सीधे दुश्मन सेना के बीचों बीच कूद पड़ा। उसके पीछे मौजूद ऑड्रिया के सैनिक भी साम्राज्य की फौज पर टूट पड़े। कुछ अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे तो कुछ अपनी जान बचा रहे थे। पहली टक्कर के बाद ही लाशों के ढेर लगने शुरू हो गए। साम्राज्य के कई सैनिक इस अफरा तफरी में अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। वो इतने अनुभवी नहीं थे कि इस अफरा तफरी में अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएं। जल्द ही मैदान में छोटे छोटे गुट बन गए जहां खूनी मुकाबला शुरू हो गया। किसी भी योद्धा को मारना आसान नहीं था। जीत तभी मिलती थी जब आपकी ताकत या संख्या दुश्मन से कहीं ज्यादा हो। धीरे धीरे साम्राज्य के सैनिकों का डर खत्म हुआ और उनकी दूसरी कतार ने बेहतर लड़ाई शुरू की। उन्होंने ऑड्रिया की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। मैदान के सबसे आगे वाले हिस्से में जंग बहुत ही डरावनी थी। एक छोटी सी चूक का मतलब था सीधा मौत। ऑड्रिया के सैनिक बिना रुके हमले कर रहे थे। वो अनुभवी थे और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे थे। बिठाकर छोटी छोटी लड़ाइयां जीत रहे थे। साम्राज्य के योद्धा धीरे धीरे पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। लेकिन ध्रुव तो पहले ही दुश्मन की सेना के अंदर घुस चुका था। जिस सैनिक को उसने अपनी दिमागी तकनीक से चकरा दिया था, उसे उसने पलक झपकते ही खत्म किया और फिर अपनी काली तलवारें लहराता हुआ आगे बढ़ा। यहां अशूरा की पहली तकनीक और उसकी जादुई तलवारों का असली खेल शुरू हुआ। ध्रुव के चारों तरफ घूमने वाली उसकी परछाई जैसी तलवारें किसी भी दुश्मन को पास नहीं आने दे रही थीं, जबकि उसके हाथ में मौजूद असली तलवारें रास्ते में आने वाली हर चीज को गाजर मूली की तरह काट रही थीं। साम्राज्य के ये सैनिक बहुत अमीर नहीं थे, इसलिए उनके पास बहुत ऊंचे दर्जे के जादुई हथियार या ढाल नहीं थी। दूसरी तरफ ध्रुव की तलवारें दूसरे लेवल के शिखर पर थीं। ध्रुव ने अपनी तलवारें सिर्फ एक ही मकसद से बनाई थीं, काटना। जब वो तलवार चला रहा था तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आसमान को दो टुकड़ों में चीर देने वाली धार। उन तलवारों की तेजी और राक्षसी रूप के धुएं ने उन्हें इतना खतरनाक बना दिया था कि वे अपने से कमजोर हर चीज को आसानी से तबाह कर रही थीं। सैनिकों ने उसे रोकने के लिए तलवारें, भाले, ढालें, जो कुछ भी उनके पास था सब आगे कर दिया, पर ध्रुव की तलवारों ने बिना किसी रुकावट के सबको मक्खन की तरह काट दिया। जो योद्धा कल तक अपनी ढाल पर गर्व करते थे, वे अपनी ही कटी हुई ढाल के पीछे हैरान खड़े रह गए और अगले ही पल ध्रुव की तलवार उनके शरीर के पार थी। मैदान में इतनी अफरा तफरी थी कि साम्राज्य के नौसिखिए सैनिकों को अपनी रणनीति बदलने का मौका ही नहीं मिला। इसी वजह से ध्रुव का हमला किसी तूफान की तरह आगे बढ़ता रहा और लोगों की जानें लेता रहा। ये योद्धा ध्रुव के मुकाबले बहुत कमजोर थे और जंग के माहौल में पूरी तरह घबरा चुके थे। पर हर कोई ध्रुव की इस तबाही से अनजान नहीं था। पहाड़ की चोटी से सेठ, लिसा और उसके रक्षक साफ देख पा रहे थे कि कैसे एक नकाबपोश योद्धा साम्राज्य की फौज को अंदर से चीरता हुआ एक सीधी लकीर में दौड़ रहा है। ये क्या बकवास है? लिसा, क्या तुमने नीले चोले के नीचे अपना कोई बहुत ताकतवर योद्धा छिपा रखा है? सेठ ने गुस्से में पूछा। उसे पता था कि कुछ सैनिक मरेंगे, पर जिस रफ्तार से ध्रुव लाशें बिछा रहा था, वे देखकर सेठ के होश उड़ गए थे। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमारा समझौता पक्का है। अगर मैं कोई चाल चलूंगी तो मेरा अपना शरीर ही फट जाएगा, लिसा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। समझौता बहुत सख्त था, कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। सेठ की आंखें ध्रुव पर टिक गईं। उसने तुरंत अपनी जादुई रिंग से एक इशारा करने वाली चीज निकाली और नीचे मैदान में अपने योद्धाओं को कोई खास हुक्म दिया। लगता है इस बार तुमने जिस अजनबी को फंसाया है वे बहुत टैलेंटेड है। दुख की बात है कि वह हमारे हाथ नहीं लगा। उसकी आंखों में अब क्रूरता की चमक थी। मैदान में ध्रुव अब भी तबाही मचा रहा था। वे बहुत चतुराई से लड़ रहा था ताकि उसकी ज्यादा ताकत खर्च ना हो। वे सिर्फ अपनी तलवारबाजी और आंशिक राक्षसी रूप का इस्तेमाल कर रहा था, जो वे लंबे समय तक झेल सकता था। उसकी असली ताकत उसके हथियार थे, जिन्हें चलाने में ऊर्जा बहुत कम लगती थी। तभी उसके आसपास का माहौल बदल गया। नीले चोले वाले सैनिक पीछे हटने लगे और उनके बीच से एक लाल चोले वाला योद्धा पूरी रफ्तार से ध्रुव की तरफ लपका। चलो, तुम आ ही गए, ध्रुव नकाब के पीछे मुस्कुराया। इन्होंने आखिरकार मुझे रोकने के लिए एक ठोस अवस्था वाले बड़े योद्धा को भेज ही दिया। वे जानता था कि उसने इतना नुकसान कर दिया है कि उसे रोकने के लिए उन्हें अपना कोई बड़ा मोहरा उतारना ही पड़ेगा। सबको लगा था कि ध्रुव उसे देखकर भागेगा, पर ध्रुव तो खुद उस पर टूट पड़ा। लाल चोले वाले योद्धा को लगा कि ये नीला सैनिक उसे कम आंकने की गलती कर रहा है। लेवल में अंतर होने का मतलब था ज्यादा ताकत और ज्यादा हमला झेलने की क्षमता, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पर ध्रुव के पास अपनी योजना थी, मानसिक कंपन। उसकी आंखों से एक मानसिक किरण निकली और सीधे उस योद्धा से टकराई। उस योद्धा के पास भी अच्छे हथियार थे और वह ध्रुव से ज्यादा ताकतवर था, पर ध्रुव की इस अचानक तकनीक ने उसे कुछ सेकंड के लिए सुन्न कर दिया।
वे अपनी तलवार में ऊर्जा तक नहीं भर पाया। उसी पल ध्रुव के शरीर की नसें काली पड़ गईं। उसने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगा दी और अपनी सारी परछाई वाली तलवारों की ताकत एक ही वार में झोंक दी। साम्राज्य के सैनिकों की फटी आंखों के सामने ध्रुव के हमले ने उस बड़े योद्धा की तलवार को बीच से काटा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ध्रुव के कारनामों को देखकर साम्राज्य के सैनिकों के मुंह खुले के खुले रह गए। चारों तरफ हैरानी भरी चीखें सुनाई देने लगीं। सबने अपनी आंखों से देखा कि कैसे तरल अवस्था के एक मामूली योद्धा ने दुश्मन की फौज के बीच घुसकर दर्जनों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसे रोकने आए एक बड़े लाल योद्धा का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने से ऊंचे लेवल के योद्धा को हराना नामुमकिन तो नहीं था, पर ध्रुव ने ये काम इतनी सफाई और फुर्ती से किया कि उस लाल योद्धा को वार करने का मौका तक नहीं मिला। साम्राज्य के सिपाहियों को पता था कि समझौते के हिसाब से ध्रुव की ऊर्जा सीमित होगी और वे अपनी भारी संख्या के दम पर उसे हरा सकते हैं। फिर भी ध्रुव के खूंखार अंदाज ने एक बात साफ कर दी थी, उसे रोकने की कीमत बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वे बस ध्रुव को घेरे खड़े थे और उसके अगले हमले का इंतजार कर रहे थे। पर ध्रुव ने उन पर दोबारा हमला नहीं किया। इसके बजाय वो वापस ओड्रिया सेना की तरफ भागने लगा। उसने अपनी जादुई तलवारें म्यान में डालीं और अपनी परछाई वाली तलवारों की सुरक्षा के बीच तेजी से अपनी फौज की तरफ लौटा। क्या ये डरकर भाग रहा है? आसपास के सैनिकों के मन में यही ख्याल आया और उन्हें थोड़ी राहत भी मिली। क्या कर रहे हो तुम लोग? उसका पीछा करो। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी। लाल चोले पहने दो और ताकतवर योद्धा गुस्से में ध्रुव की तरफ लपके। अब साम्राज्य ने ध्रुव को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। साम्राज्य के बाकी सैनिकों ने भी ध्रुव का पीछा शुरू किया, पर वो पहले ही काफी आगे निकल चुका था। ध्रुव के खौफ की वजह से कोई भी उसके सामने आकर रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे बस दूर दूर से उस पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। टीम के सबसे समझदार योद्धा ये देखकर दंग रह गए कि ध्रुव को उन दो लाल योद्धाओं के आने का पता तब चल गया था जब वे काफी दूर थे। उसका दिमाग कितना तेज है जो उसने इतने सटीक समय पर भागना शुरू किया। ध्रुव ने मदद आने से ठीक पहले वहां से निकलकर सबको हैरत में डाल दिया था। ध्रुव अपनी फौज के सुरक्षित इलाके में पहुंच गया। अब उसने अपनी खास तलवारों का इस्तेमाल बंद कर दिया था। घाटी में जंग अब उन हिस्सों तक सिमट गई थी जहां दोनों फौजें आपस में भिड़ी हुई थीं। शाम होते ही यहां तीसरे लेवल के काले योद्धा और बड़े तांत्रिक भी आ जाएंगे। ध्रुव जानता था कि अभी तो ये सिर्फ मोहरे लड़ रहे हैं। अब मुझे जंग के अंत तक छिपकर रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि साम्राज्य अब किसी लाल योद्धा को अकेला छोड़ने की गलती करेगा। ध्रुव ने इस लड़ाई में अपनी काबिलियत दिखा दी थी। वो ओड्रिया देश के सामने अपने सारे पत्ते नहीं खोलना चाहता था। इन्हें अपनी जंग खुद लड़ने दो, मुझे तो बस उन लाल योद्धाओं के शिकार की गिनती पूरी करनी है। वापस लौटते वक्त ध्रुव ने एक मौका देखा और झपट्टा मारकर साम्राज्य के एक और सैनिक का काम तमाम कर दिया। ओड्रिया के जो सिपाही उसे वापस आते देख रहे थे, वे उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो डरपोक है जो मैदान छोड़कर छिपने की जगह ढूंढ रहा है। पर ध्रुव को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आराम से एक सुरक्षित जगह बैठ गया ताकि अपनी दिमागी ताकत दोबारा हासिल कर सके और जंग पर नजर रख सके। ओड्रिया के अनुभवी सैनिक शुरू से ही हावी थे और उन्होंने साम्राज्य की फौज को काफी पीछे धकेल दिया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ओड्रिया की जीत पक्की लग रही थी और साम्राज्य के मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ओड्रिया की सेना अपने थके हुए सैनिकों को हटाकर नए सिपाही भेज रही थी ताकि कम से कम लोग मरें। पहाड़ की चोटी से ये सब देख रहे सेठ ने अपने जादुई टोकन में कुछ हुक्म दिए और मुस्कुराया। इस बार तुम जीत रहे हो लिसा। तुमने सिर्फ 20 सिपाही खोए हैं जबकि हमारे 150 से ज्यादा मारे गए हैं। पर अब असली खेल शुरू होगा। हुक्म मिलते ही साम्राज्य के 199 लाल चोले वाले योद्धा एक साथ मैदान में उतर आए। वे बहुत तेजी से आगे बढ़े, पर लिसा भी तैयार थी। ओड्रिया के लाल योद्धा उन्हें रोकने के लिए पहले ही आगे बढ़ चुके थे। अब जंग और भी खौफनाक हो गई थी। हर तरफ से ऊर्जा की भयानक लहरें निकल रही थीं, जिसने ध्रुव को भी चौकन्ना कर दिया। मैदान में सब कुछ और भी ज्यादा उलट-पुलट हो गया। जंग अब दोनों सेनाओं के बीच बुरी तरह फैल चुकी थी। जैसे ही लाल चोले वाले बड़े योद्धा मैदान में उतरे, आगे की कतारें टूट गईं और सैनिक एक दूसरे पर गिरते पड़ते लड़ने लगे। हालांकि नीले चोले वाले योद्धा इन बड़े योद्धाओं के सामने बहुत कमजोर थे, फिर भी अपनी ज्यादा संख्या के दम पर वे उन्हें टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में साम्राज्य की सेना संख्या में कम पड़ गई थी और उन्हें बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन बड़े योद्धाओं के आने से अब लाशें गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी।
अब हर छोटी लड़ाई में लाल चोले वाले योद्धा ही मुख्य ताकत थे और नीले चोले वाले योद्धा सिर्फ उनकी मदद कर रहे थे। दोनों तरफ की ताकत लगभग बराबर हो चुकी थी। ऐसी अफरा तफरी में ध्रुव को पूरे मैदान में घूमने की आज़ादी मिल गई। हर योद्धा अपने सामने वाले दुश्मन से लड़ने में इतना खोया हुआ था कि वो एक पल के लिए भी नज़र नहीं हटा सकता था। इसी का फायदा उठाकर ध्रुव ने फिर से शिकार करना शुरू कर दिया। वो उन लड़ाइयों के बीच में घुस जाता जहां पलड़ा थोड़ा भी कमज़ोर दिखता और साम्राज्य के नीले सैनिकों पर आखिरी वार करके उन्हें खत्म कर देता। उसने अपने चारों तरफ दिमागी ऊर्जा की ऐसी परत बना ली थी कि वो लगभग अदृश्य होकर दुश्मनों की पीठ पीछे पहुंच जाता। ज्यादातर योद्धाओं को तो मरने के आखिरी पल तक पता नहीं चलता था कि उन पर हमला किसने किया। ये बिल्कुल वजीर यानी टोबियास के खिलाफ लड़ाई जैसा है। मैं अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धाओं के बीच हूं और उनके हमलों से निकलने वाली ऊर्जा ही मुझे उड़ाने के लिए काफ़ी है। फिर भी अगर मैं दिमाग से काम लूं तो मैं बाजी पलट सकता हूं। एक नीले सैनिक को मारने से पूरी लड़ाई का संतुलन बिगड़ जाता और ओड्रिया के सैनिकों को जीत का मौका मिल जाता। इससे भले ही लाल योद्धा सीधे न मरे, पर उनके साथ ही नीले सैनिकों की संख्या कम होने से वे अकेले पड़ जाते। आखिर चींटियां भी मिलकर एक बाघ को मार सकती हैं, तो ये नीले सैनिक भी बड़े योद्धाओं के लिए बड़ा सहारा थे। ध्रुव का काम बस उन प्यादों को हटाकर हाथियों और घोड़ों को अकेला करना था। पकड़ लिया तुम्हें। हालांकि ध्रुव की ये हरकतें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। ध्रुव जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि एक लाल चोले वाला योद्धा उस पर बर्फ के नुकीले टुकड़े फेंक रहा है। सत्यानाश! मैदान की भीड़ और शोर शराबे में ध्रुव जैसे चौकन्ने इंसान को भी उस दुश्मन की आहट सुनाई नहीं दी थी। पर हमला अभी थोड़ा दूर था, इसलिए ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। उसने अपनी जादुई तलवारों से 20 जोरदार वार किए। तलवारों से निकलता काला धुआं हवा में गूंज उठा और बर्फ के उन टुकड़ों को बीच रास्ते में ही काट दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और बर्फ के टुकड़े चारों तरफ फैल गए, जिससे आसपास के कई सैनिक जख्मी हो गए। वहां एक काला बादल छा गया, जिसने धुएं की चपेट में आने वाले हर बदनसीब को अपनी चपेट में ले लिया। इस पागल ने इतनी भीड़ वाली जगह पर ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर दी। ध्रुव को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके वार से उसके अपने साथियों का क्या हुआ, उसे बस अपनी जान बचानी थी। पर वो ये देखकर हैरान था कि वो लाल योद्धा सिर्फ ध्रुव के पीछे पड़ा था। क्या इन्हें मुझे खत्म करने का ही काम दिया गया है? साम्राज्य की यही पहचान है, तुम्हें अपने सैनिकों की जरा भी परवाह नहीं है। तभी एक और आवाज आई और ओड्रिया देश की एक महिला योद्धा ध्रुव के बचाव में सामने कूद पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती एक कमजोर योद्धा का पीछा करते हुए? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये महिला योद्धा लोगन की टीम की ही थी। ध्रुव को उसका चेहरा थोड़ा बहुत याद था। कमजोर? यह कमजोर बिल्कुल नहीं है। इस शैतान ने हमारे बीच तबाही मचा दी है और मेरे भाई को भी मार डाला है, जो एक लाल चोले वाला योद्धा था। आज मैं बदला लेकर रहूंगा। उस आदमी की बात सुनकर महिला योद्धा हैरान रह गई और उसने पीछे मुड़कर ध्रुव को देखना चाहा। ध्रुव के कारनामे किसी ने नहीं देखे थे, क्योंकि वो दुश्मन की फौज के पीछे लड़ रहा था। लेकिन जब उस महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ध्रुव गायब हो चुका था। आह! तभी सामने खड़े लाल योद्धा के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। महिला योद्धा ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बड़ा योद्धा अपना सिर पकड़कर तड़प रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई भयंकर दर्द उठा हो। और उसके ठीक पीछे एक परछाई की तरह ध्रुव खड़ा था। ध्रुव के तेज हिलने की वजह से उसका नकाब हुड थोड़ा हट गया था, जिससे उसकी ठंडी और खून जैसी लाल आंखें साफ दिख रही थीं, जो सीधे उस बड़े योद्धा की गर्दन पर टिकी थीं। एक काली बिजली जैसी रोशनी चमकी और उस बड़े योद्धा का सिर धड़ से अलग हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि महिला योद्धा को यकीन ही नहीं आया कि एक इतना ताकतवर योद्धा उसके सामने पल भर में मर गया। ध्रुव ने उस लाश को अपनी जादुई रिंग में रखा और उसे बचाने आई महिला योद्धा को बस सिर हिलाकर इशारा किया। महिला ने देखा कि जैसे ही ध्रुव ने अपना नकाब वापस ठीक किया, उसके चेहरे पर उभरी काली नसें धीरे धीरे गायब हो गईं। अब उसे समझ आया कि हुआ क्या था। ध्रुव ने जानबूझकर उस महिला योद्धा का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया और मौका मिलते ही उस बड़े योद्धा का काम तमाम कर दिया। ध्रुव के काम में कोई झिझक नहीं थी। उसने बस मौके को पहचाना और उसका फायदा उठा लिया। ध्रुव की ठंडी आंखें किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थीं, जो अपने शिकार पर झपटता है। उनमें कोई दया या जज्बात नहीं थे, सिर्फ एक खतरनाक इरादा था। जब उस महिला योद्धा ने ध्रुव को फिर से शिकार की तलाश में भीड़ में जाते देखा, तो डर के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। क्या ध्रुव जंग खत्म होने तक और शिकार कर पाएगा? क्या साम्राज्य अब उसे छोड़ देगा? ये सब जानने के लिए सुनना ना भूलें अंधकार मास्टर का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ storyzone.youtube चैनल पर। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली न्यू कहानियों की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन रॉस ने सवाल सुनते ही फौरन सिर हिला दिया।
इन्हें पाने के लिए या तो आपको देश की कोई बड़ी सेवा करनी होगी या सेना में किसी ऊंचे अफसर के नीचे काम करना होगा। अगर इसके बदले कुछ बड़ा न मिलता तो आपको क्या लगता है कि मैं इन गुलामों के बीच इस तंबू में क्यों रह रहा होता? क्या आपको इसके बदले कोई तकनीक मिलेगी? ध्रुव ने पूछा, जिस पर रॉस ने चौड़ी मुस्कान दी। बिल्कुल, मैं और दूसरे कैंपों के सिपाही अपना काम पूरा होने के बाद एक बड़ी टुकड़ी में शामिल हो जाएंगे। इससे हमें तीसरे लेवल की साधना तकनीक और दूसरे लेवल की तांत्रिक कलाएं मिलेंगी, जो सच में किस्मत की बात होगी। तीसरे लेवल की साधना तकनीक इतनी आसानी से? मुझे यकीन है कि ये ऊंचे पदों वाले सिपाही उत्तरा देश के बड़े घरानों जैसे ही हैं, बस ये अपने देश के मालिक के प्रति ज़्यादा वफादार हैं। तभी ध्रुव को रॉस की एक बात याद आई। सिपाही, क्या यहाँ के हर कैंप में आप जैसा कोई है? रॉस ने सिर हिलाया। हाँ, कानून के मुताबिक हर 100 गुलामों पर एक सिपाही तैनात होता है। पहले बगावतें हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें शुरू होने से पहले ही कुचलने के लिए इतनी संख्या जरूरी है। तो मैं सिर्फ इसके साथ अकेला नहीं हूं, यहाँ और भी सिपाही हैं, और वे सब शायद मेरे ही लेवल के होंगे। ध्रुव ने यहाँ गड़बड़ करने का इरादा छोड़ दिया और रॉस से बातें जारी रखीं। उनकी बातचीत साम्राज्य की राजनीति और वहां की असली ताकत के बारे में होने लगी। सीधी बात यह थी कि साम्राज्य के लोग ताकत को सबसे ऊपर मानते थे। पूरा समाज इसी पर टिका था। वहां हर नागरिक एक सिपाही था, लेकिन उसे मिलने वाली सुख सुविधाएं उसकी खुद की ताकत पर निर्भर करती थीं। उन्हें कहीं भी तैनात किया जा सकता था, गुलामों की रखवाली के लिए या खेतों में काम के लिए। सबसे ताकतवर लोग पक्के सिपाही बनकर खास टुकड़ियों में शामिल हो सकते थे। मुझे ये देश पसंद आने लगा है। इन्हें खानदान या ऊंच नीच से मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपकी ताकत देखते हैं। हालांकि इन फायदों के लिए आपका साम्राज्य में पैदा होना जरूरी है। सिर्फ एक बात थी जिसे लेकर ध्रुव उलझन में था। साम्राज्य इतने सारे साधकों को काबू में कैसे रखता है? कोई ना कोई तो ऊपर बैठा होगा। वो इतने ताकतवर लोगों को बगावत करने से कैसे रोकता है? शराब के असर से ध्रुव और रॉस अब काफी खुलकर और दोस्ती भरे लहजे में बात कर रहे थे। कोई बगावत क्यों करेगा? साम्राज्य तो खुद साधकों को और ताकतवर बनने और अपने से बड़ों को हराने के लिए उकसाता है। हम किसी पुराने सड़े गले कानून में नहीं बंधे हैं। फिर भी कमजोर साधक मिलकर किसी बड़े ताकतवर इंसान पर हमला तो कर ही सकते हैं। रॉस ने ध्रुव की बात सुनी और सिर हिलाया, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखों में एक अलग ही श्रद्धा थी। कोई बगावत नहीं करेगा क्योंकि एक भगवान साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा है। एक भगवान? इस सीधे से शब्द ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा दी। वो पक्का किसी दिव्य स्तर के साधक के बारे में बात कर रहा होगा। लेकिन अगर उनके पास इतना ताकतवर नेता है तो साम्राज्य ने अब तक पूरे महाद्वीप पर कब्जा क्यों नहीं किया? दिव्य स्तर अपने आप में एक अलग दुनिया थी। ध्रुव उस स्तर के किसी इंसान की असली ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उसे अब समझ आया कि इस महाद्वीप पर अभी भी आज़ाद देश कैसे बचे हुए हैं, क्योंकि भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शायद उत्तरा और पापराल दोनों देशों के पास भी ऐसी ही बराबर की ताकत होगी। ध्रुव जानता था कि हर देश के सबसे ताकतवर साधक दुनियादारी छोड़कर पूरी तरह अपनी साधना में डूब जाते हैं। इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है साधना में बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है। ध्रुव खुद 2.5 साल से दांतियन के दूसरे लेवल पर था और वो अभी सिर्फ इंसानी श्रेणियों के बीच में ही था। दुनिया की नज़रों से दूर कितने ही राक्षस और देवता रह रहे होंगे। ध्रुव को खुद पता नहीं चला, लेकिन सोचते सोचते उसकी आंखों में कामयाबी की एक अलग ही चमक आ गई। रॉस अपनी बात जारी रखते हुए बोला, हमें अपने देश और अपने नेता पर गर्व है। बगावत करना तो कमज़ोरों और मुजरिमों का काम है। कोई भला गद्दारों की तरह क्यों जिए? साम्राज्य एक नए नेता के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा है, और जो भी इसके साथ काम करने को तैयार है उसे हर तरह की मदद दे रहा है। ये एक सही मांग है। रॉस बोलता रहा, लेकिन ध्रुव की दिलचस्पी अब उसकी बातों में खत्म हो गई थी। मुझे अब जाना चाहिए, मेरा परिवार मेरा रास्ता देख रहा होगा। ध्रुव खड़ा हुआ और उसने मेज पर शराब का एक नया मटका रख दिया। रॉस पहले तो उलझन में पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि ध्रुव दोस्ती के नाते शराब छोड़कर जा रहा है तो उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। ध्रुव जल्दी से तंबू से बाहर आ गया। उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। देवता, असली देवता, साधना से ही दिव्यत्व का रास्ता खुलता है। वो जानता था कि इंसान बहुत ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन उसने पहली बार किसी इतने शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में सुना था। उसके पिछले जन्म में भगवान सिर्फ धर्म और कहानियों तक सीमित थे, जिन पर उसने कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन यहाँ लोग उन्हें देख सकते थे और उनके जैसा बनने का सपना देख सकते थे। जोश और बेचैनी के साथ ध्रुव कैंप से बाहर निकलकर पास के घने जंगल की ओर चला गया। उसने रॉस से झूठ नहीं बोला था। उसका परिवार यानी कि किल्विश खानदान पक्का उसका इंतजार कर रहा होगा। हालांकि वो जानता था कि सिराज किल्विश के सामने वो एक चींटी जैसा है और अभी वो शुक्रदेव को भी नहीं हरा सकता। ध्रुव जंगल में तेजी से दौड़ रहा था।
उसके कदमों से बिजली जैसी लहरें निकल रही थीं, लेकिन उससे उसकी रफ्तार नहीं बढ़ी, क्योंकि उसका शरीर इतना मजबूत था कि ऐसी छोटी तकनीक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में वो एक खाली गुफा के पास रुका, जहां वो अपनी साधना दोबारा शुरू कर सके। मुझे अपनी इस मार्शल आर्ट में हर हाल में कामयाब होना है। उसने रास्ते में ही सोच लिया था कि बहुत कुछ इस बात पर टिका है कि वो अपनी नई तकनीक कैसे बनाता है। महारथी बनने का रास्ता बंद है। बड़े संगठन साधना की तकनीकों को दबाकर रखते हैं और आज़ादी छीनने के बदले उन्हें देते हैं। मैं किसी ऐसे जाल में नहीं फंसना चाहता जो मेरा इस्तेमाल करे। मुझे आज़ाद रहना है। साम्राज्य की शर्तें उसे ठीक नहीं लगीं, इसलिए उसने उन्हें ठुकरा दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया और अपने पैरों को देखते हुए ये सोचने लगा कि अपनी मार्शल आर्ट की समस्या को कैसे सुलझाया जाए। इतिहास में योद्धाओं ने ज़्यादातर तकनीकें पुरानी लिखावटों की मदद से बनाई हैं, लेकिन असली बनाने का तरीका कुदरत की ऊर्जा से नहीं, बल्कि योद्धा की अपनी इच्छा शक्ति से चलता है। ध्रुव जानता था कि उसे खुद की तकनीक बनाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि उसकी पुरानी तकनीकें अब उसकी ताकत के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थीं। मेरा शरीर चौथी श्रेणी की चीज़ों से बना है। ये किसी जानवर जितना तो नहीं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसने अपने पास मौजूद ऊर्जा की पोटली बाहर निकाली ताकि अभ्यास के लिए सही माहौल बन सके। मैंने जो आकृतियां बनाई हैं उनकी ताकत कम है। मैं एक छोटी खिलौना कार को असली कार की रफ्तार पर चलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा ताकत डाल रहा हूं। बिजली चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, एक छोटी खिलौना कार कभी असली कार का मुकाबला नहीं कर सकती। वो ज़्यादा दबाव से फट जाएगी। वैसे ही कमज़ोर तकनीक से बनी रेखाएं ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तकनीक के लिए अच्छी चीज़ों के साथ साथ मजबूत इरादे की भी ज़रूरत है। अगर मैं चाहता हूं कि ये रेखाएं अपनी हदें पार करें, तो मुझे इनमें अपनी इच्छा शक्ति भरनी होगी। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपने मन के भीतर ऊर्जा को साफ करने का आदी तो था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो धमाके जैसा असर करे। उसके दिमाग के भीतर ऊर्जा के गहरे सागर में हलचल शुरू हुई और ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत एक नई इच्छा शक्ति को खोजने में लगा दी। जब ध्रुव अपनी यात्रा और साधना में मशगूल था, उस वक्त उत्तरा देश उसके नाम की अफवाहों से गरमाया हुआ था। दशकों बाद सामने आया अंधकार तत्व का पहला योद्धा असल में एक मध्यम दर्जे के ऊंचे खानदान का नाजायज बेटा था। उसके कारनामे अब सबके सामने आ चुके थे और लोग कई बुरी घटनाओं को उससे जोड़ने लगे थे। रोशनी का गायब होना उन्हीं में से एक था। जब लोगों को पता चला कि ध्रुव भी उसी शिकार वाले इलाके में था, तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। मिताली और मानू की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही माना जा रहा था। उनके हथियारों की दोबारा जांच में कुछ ऐसे सुराग मिले जो ध्रुव की ओर इशारा कर रहे थे। एक तरफ जहां बड़े रईस ध्रुव को अपनी सत्ता पर एक दाग मान रहे थे, वहीं छोटे योद्धाओं के मन में उसके लिए एक अलग ही इज्जत थी। ध्रुव वो शख्स था जिसने अपनी निचली हैसियत को चुनौती दी, खुद को फौलाद जैसा मजबूत बनाया, देश के सबसे बड़े संगठनों की नाक के नीचे रहा और अब उन्हें चकमा देकर फरार था। मेरे प्यारे चेले, मैंने वाकई तुम्हें निराश किया है। शुक्रदेव इस वक्त किल्विश हवेली के बाहरी हिस्से में खड़ा था। देश के सबसे खतरनाक मुजरिमों की लिस्ट में अपने चेले ध्रुव की तस्वीर देखकर उसका मूड खराब हो गया। तुमने वाकई बहुत तरक्की की है। अकादमी के वे बड़े घरों के वारिस भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं थे। लगता है पूरी दुनिया ने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अतीत को याद करते हुए शुक्रदेव की आंखों में प्यार झलक आया। तुम तो एक मुश्किल हालात में फंसे होशियार बच्चे थे, फिर इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे पड़ गए? उसने एक लंबी सांस ली। वो जानता था कि ध्रुव के सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे सपने उसे पूरे देश का दुश्मन बना देंगे। तुम जहां भी रहो, सुरक्षित रहो, और अगर हो सके तो उस नफरत को भुला दो जो तुम्हें इस परिवार से जोड़ती है। हम सबको छोड़ दो और बस अपनी मंजिल पर ध्यान दो। वैसे भी हम सब अब खत्म होने की कगार पर हैं। तभी आदिल और मार्कुस के पास आए और मेज के पास बैठ गए। साहब, वो लड़का बहुत शातिर है। मुझे तो उस अगले गिरोह पर तरस आ रहा है जो उसे अपने साथ रखेगा, आदिल बोला। मेरा भाई सही कह रहा है। जब वो शाही परिवार के चंगुल से भाग निकला तो ये किल्विश वाले उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मार्क ने शुक्रदेव का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। आखिर उन्होंने ध्रुव के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी थीं, इसलिए वे अपने मालिकों से ज्यादा शुक्रदेव और ध्रुव के करीब थे। तुम लोग, क्या तुम्हें पता है कि ऐसी बातें करने के लिए मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूं? शुक्रदेव ने मुस्कुराते हुए उन्हें छेड़ा, जिस पर वे दोनों भी हंस पड़े। आपको खुश होना चाहिए। बच्चा सही सलामत है और हर बीतते दिन के साथ और ताकतवर हो रहा है। हम जैसे बूढ़े लोग तो बस अब नई पीढ़ी को दुनिया पर राज करते हुए देख सकते हैं, मार्क ने कहा, पर फिर उसने आदिल की तरफ इशारा किया। आदिल का चेहरा गंभीर हो गया। शुक्रदेव, परिवार अब बैलोर हवेली जाना चाहता है। ध्रुव काफी समय तक वहां के वारिस के साथ रहा था,
इसलिए बड़े मालिक उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये सुनकर शुक्रदेव की भौहें तन गईं। मैंने एक बार उसे धोखा दिया है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। वैसे मुझे उस लड़की से मिलना चाहिए। अगर वो मेरे चेले के साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी मंजूरी तो लेनी ही होगी। मार्क और आदिल फिर हंसने लगे। वे समझ गए थे कि शुक्रदेव बस ध्रुव के बारे में और जानने के लिए बेताब है। कुछ दिनों बाद बैलोर हवेली के खास हिस्से में सामिया जून चुपचाप साधना कर रही थी। वो एक अंधेरे कमरे में थी जिसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और तकनीकें लिखी हुई थीं। उसके सामने नारंगी रंग का एक चमकता हुआ निशान था। मैंने ढेरों तकनीकें बनाई हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बेहतरीन है। तुम्हारे पास तकनीक बनाने का हुनर कम है, पर तुम ढांचा तैयार करने में माहिर हो। याद रखना, ये दुनिया किसी की सगी नहीं है, पर यह सबको बराबर मौका देती है। हर रास्ता एक ही मंजिल पर ले जाता है, बस तुम्हें सही तरीका ढूंढना है। आचार्य, थंडर की आवाज कमरे में गूंजी। उस चमकते निशान में उनकी पुरानी शिक्षाएं दर्ज थीं। निशान, घेराबंदी और तकनीक लिखना, इनमें से किसी भी तरीके से तुम नई ताकत पैदा कर सकती हो। तुम्हारे पास मेरा पूरा ज्ञान होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन चीजों को बनाने के तरीके को हल्के में मत लेना। एक दिन तुम्हें खुद कुछ नया बनाना ही होगा। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी उस बेकार टोपी की जगह कुछ और ढूंढना होगा। सामिया उस निशान पर चिल्लाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसमें सिर्फ पुरानी बातें दर्ज थीं, कोई जान नहीं थी। उसने एक ठंडी सांस ली। ध्रुव के बारे में उड़ रही अफवाहों ने उसे पुरानी यादों में डुबो दिया था। उनकी पहली लड़ाई, शाही खजाने वाली घटनाएं और साथ बैठकर चोरी की शराब पीना। लेकिन अब आचार्य मर चुके थे और ध्रुव एक मुजरिम था। उसकी अच्छी यादें अब उसे दुख देने लगी थीं। तुमने मुझसे इतना कुछ छिपाया, फिर भी मुझे आचार्य की विरासत सौंप दी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। उसे ध्रुव की वे ठंडी और बेरुखी भरी आंखें साफ याद थीं। वैंस, तुम कहाँ हो? वो उसे बहुत याद कर रही थी। ध्रुव उसका पहला सच्चा दोस्त था, जिसने उसे इतना बड़ा मौका दिया था और बदले में बस ये चाहा था कि वो इस ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ ना करे। आखिरकार तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं कर पाए। ध्रुव के आखिरी शब्दों को सोचकर वो पछतावे से भर गई। वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, पर वो गायब हो चुका था। सामिया, किल्विश परिवार का दूत आया है। बाहर से आई आवाज ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। वो तुरंत खड़ी हो गई और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगी। बैलोर हवेली के सबसे आलीशान कमरों में से एक के बीचों बीच लजीज खाने से सजी एक मेज रखी गई थी। उस मेज ने कमरे में मौजूद योद्धाओं को उनके परिवारों के हिसाब से दो अलग हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ सामिया, उसके पिता और बैलोर खानदान के मुखिया बैठे थे, तो दूसरी तरफ शुक्रदेव, बलवंत और एड्रियन थे। लॉर्ड ओटिस, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें अपने वारिस से मिलने का मौका दिया। एड्रियन ने बैलोर खानदान के मुखिया से बड़े अदब के साथ बात की। ओटिस एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चांदी जैसे छोटे बाल और लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उन्होंने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाते हुए हाथ हिलाकर एड्रियन की बात का जवाब दिया। अरे, ये तो छोटी सी बात है। किल्विश परिवार की मदद करके हमें खुशी ही होगी। बैलोर परिवार एक छोटा रईस खानदान था, इसलिए दूसरे इलाके का होने के बावजूद उन्हें किल्विश जैसे ताकतवर परिवार का सम्मान करना ही पड़ता था। मैंने अपनी बेटी से बात कर ली है, वो आपके सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है। सामिया के पिता भी बातचीत में शामिल हुए और अपनी नेक नियति दिखाई। सामिया कुछ नहीं बोली, वो बस ठंडी नज़रों से बलवंत को घूर रही थी। शुक्रिया लॉर्ड मैक्स, हम आपकी बेटी से बस कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम खास तौर पर यह जानना चाहते हैं कि ध्रुव के साथ उसका कैसा रिश्ता था। पांचों लोगों की नज़रें अब सामिया पर थीं, जो अभी भी बलवंत को ही घूर रही थीं। मैक्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, सामिया बेटा, उन्होंने तुमसे कुछ पूछा है। सामिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं तो बस एक बात सोचकर उलझन में थी। किस बात की उलझन? बलवंत ने पूछा। वो सामिया की नज़रों से काफ़ी असहज महसूस कर रहा था। जब मुझे पता चला कि आपने ध्रुव जैसे होनहार इंसान को घर से निकाल दिया, तो मुझे लगा था कि आप पक्का कोई बहुत बड़े और ताकतवर योद्धा होंगे, पर आपको देखकर लगता है कि मैं गलत थी। सामिया ने सीधा और तीहा जवाब दिया। वो सच में हैरान थी कि ध्रुव के पिता सिर्फ एक मामूली योद्धा थे। उसकी बातों में कड़वाहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बलवंत गुस्से में अपनी सीट से खड़ा हो गया और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि शुक्रदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालिक, रुकिए, इसका शरीर चौथे लेवल का है। हाथ उठाएंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। शुक्रदेव ने उसे चेतावनी दी। सामने बैठी लड़की को घूरते हुए बलवंत की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं।
वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और जोर से खांसा। मुझे इसके बर्ताव के लिए दुख है। अगर ये इतनी बदतमीज निकली है तो इसमें मेरी ही गलती है। मैक्स ने थोड़ा झुककर माफी मांगी, पर वो अपने चेहरे की गर्व भरी मुस्कान नहीं छिपा सका। सच तो ये था कि किल्विश खानदान उन्हें डरा तो सकता था, पर सामिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वो ना सिर्फ अकादमी की छात्रा थी, बल्कि शाही परिवार के लिए भी काम कर रही थी, इसलिए उसका रुतबा बहुत ऊंचा था। कोई बात नहीं, आप मेरे भाई के गुस्से को भी माफ कर दीजिए। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले का उसके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा है। एड्रियन बोला। उसे सामिया की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सामिया सच कह रही है। उसे तो बस काम की जानकारी चाहिए थी। तो क्या तुम्हारा उसके साथ कोई प्यार का चक्कर था? उसने सीधा सवाल किया। सामिया ने अपनी नज़रें झुका लीं। इस सवाल ने उसे उस पल की याद दिला दी जब ध्रुव ने उससे अकादमी में यही बात पूछी थी। नहीं, हम तो बस लड़ाई में एक दूसरे के साथ ही थे। लेकिन तुम उसके साथ काफ़ी समय तक रही हो, है ना? हाँ, मुझे हैरानी है कि क्या साथ रहते हुए तुमने उससे कुछ सीखा या उसके बारे में कुछ जाना? एड्रियन ने बात को उस तरफ मोड़ा जिसमें उसका असली लालच था। सामिया ने फिर अपनी नज़रें नीची कर लीं। नहीं, वो हमेशा बहुत सावधान रहता था। उसने अपने बारे में कभी कोई राज नहीं बताया। बातचीत में हिस्सा लेने के लिए ओटिस ने हल्की सी खांसी की। सामिया, वो एक मुजरिम है। कम से कम कुछ तो याद करने की कोशिश करो जो काम आ सके। इन शब्दों ने सामिया के गुस्से को भड़का दिया। क्या याद करूं? मैं उसके बारे में बस इतना जानती थी कि उसका नाम वैंस था और वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने कभी अपने बारे में बात नहीं की, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने तो बस 3 साल पागलों की तरह सिर्फ साधना में बिता दिए। शुक्रदेव ने सामिया की बातें सुनकर अपना सिर झुका लिया। ये बातें उसे ध्रुव के बचपन की याद दिला रही थीं। तो तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ गया? एड्रियन के इस आखिरी सवाल पर सामिया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, उसे मुझ पर भी भरोसा नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। किल्विश खानदान के लोगों को समझ आ गया कि उनका यहाँ आना बेकार गया। शुक्रदेव कुछ कहना चाहता था, पर उसकी हैसियत ऐसी नहीं थी। वो तो बस सामिया की बातों के पीछे छिपा कोई संदेश ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तुमने इस लड़की के प्यार को भी ठुकरा दिया। मेरे चेले, मुझे वाकई बहुत दुख है। शुक्रदेव खुद को कोसने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि ध्रुव का किसी पर भरोसा ना करना उसी की वजह से है। हवेली में ध्रुव के हालात हमेशा खराब रहे थे और शुक्रदेव चाहकर भी उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ सामिया बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो इस मीटिंग में इसलिए आई थी ताकि ध्रुव के बारे में कुछ नया पता चले, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। उसका गुस्सा सामने बैठे लोगों पर उतना नहीं था जितना ध्रुव के आखिरी शब्दों पर था। अगर तुमने कभी उस ताकत का इस्तेमाल मुझे चोट पहुंचाने के लिए किया तो मैं सब कुछ भुलाकर बिना सोचे तुम्हें मार डालूंगा। विरासत सौंपते वक्त ध्रुव ने जो कहा था वो सामिया को आज भी साफ याद था। आखिर में तुम मुझ पर यकीन नहीं कर पाए। ध्रुव के पास कुछ नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई ख्याल रखने वाला। वह उस आचार्य की विरासत का बोझ अकेले उठा रहा था और उसे ये किसी को देना ही था। उसने सामिया को चुना, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस वक्त कोई और चारा नहीं था। ये सोचकर सामिया को बहुत दुख हुआ। जब भी वह ध्रुव के साथ हुई उस आखिरी मुलाकात के बारे में सोचती, उसकी मुट्ठियां खिंच जातीं। मैंने तुम्हारे असली रूप को लेकर तुम्हें बहुत परेशान किया। मैं वाकई बेवकूफ़ थी। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं पक्का करूंगी कि तुम मुझे सही से समझ सको। मन में यही ठानकर सामिया मेज से उठी और सबको वहीं छोड़कर वापस अपनी साधना करने चली गई। इसी बीच ध्रुव अपनी पालथी मारकर बैठने वाली जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें बिल्कुल टिकी हुई थीं और उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रहा था। उसने बिना कोई खास जोर लगाए जमीन पर 2 बार अपने पैर पटके और उससे एक ऐसी लहर निकली जो पूरी गुफा में गूंज गई। तीसरा लेवल। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह अपनी मेहनत के नतीजों को देखकर बहुत खुश था। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं अपनी तकनीक लिखने वाली कला से नई चीजें कैसे बनाऊंगा। ध्रुव ने अपने मन की गहराई में ऊर्जा को साफ किया और अपना पूरा ध्यान एक उड़ते हुए जहाज की तस्वीर पर लगा दिया। उसे ऐसी ताकत चाहिए थी जो धमाके की तरह काम करे और रफ्तार को एकदम से बढ़ा दे। पिछली दुनिया के हवाई जहाज ही ऐसी चीज थे जो उसकी इस जरूरत से मेल खाते थे। दुनिया पर अपनी मर्जी थोपना ही मेरा रास्ता है। उसने उस ऊर्जा को निखारा था और उसका इस्तेमाल अपनी मार्शल आर्ट को ताकत देने के लिए किया, जिससे वह तीसरे लेवल की कला के बराबर शक्तिशाली हो गई। अपनी तकनीकों के लिए इस तरह ऊर्जा इस्तेमाल करना उसे एक अजीब सा एहसास दे रहा था। वह अपने दांतियान का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसे लगा जैसे उसका शरीर कुदरत के किसी कानून को तोड़ रहा हो। मेरा दिमाग अपने आप में एक अलग दुनिया है।
जब ध्रुव को ये बात समझ आई तो उसे एक गूंज सुनाई दी। उसका दिमाग उस विचार के साथ जुड़ गया था। मैं ऊर्जा को पैदा तो नहीं कर सकता, पर उसे एक मकसद दे सकता हूं। मेरी तकनीकें कभी भी कुदरत के हिसाब से चलने के लिए नहीं बनी थीं। 0 लेवल की तकनीक की रेखाओं से तीसरे लेवल की मार्शल आर्ट नहीं बनाई जा सकती थी, पर ध्रुव ने अभी अभी ये कारनामा दिखा दिया था। दुनिया से ऊर्जा चुरा लो, उसे अपनी मर्जी के हिसाब से बदलो और उसका इस्तेमाल इस संसार की हदें तोड़ने के लिए करो। ऊर्जा ही जिंदगी है, ऊर्जा ही सब कुछ है। इस ताकत से होने वाले चमत्कार कमाल के थे। ध्रुव जब भी इसके बारे में सोचता तो हैरान रह जाता। ये ऊर्जा नई चीजें बना सकती है, यही इस दुनिया की बुनियाद है। कुदरत इसे दुनिया को भरने के लिए बनाती है, पर मैं इसे अपने फायदों के लिए चुरा सकता हूं। उसकी नज़र अपनी कमर पर गई, जैसे वह अपने दांतियान को देख रहा हो। वह ऊर्जा मेरी नहीं है। फिर उसने अपनी पीठ की तरफ ध्यान दिया, जहां उसके खास बिंदु थे। वह ऊर्जा भी मेरी नहीं है। उसका ध्यान फिर से अपने मन पर गया, जो हर साधक का अपना निजी कोना होता है। ये मेरी अपनी दुनिया है। तकनीक की सीमाओं को तोड़ने में कामयाब होने के बाद उसकी सोच का दायरा बढ़ गया था। अब उसे समझ आ गया था कि उसे अपनी तकनीकें कैसे बनानी है। मेरा दिमाग सिर्फ थोड़ी सी ही ऊर्जा संभाल सकता है। मुझे उसे चुराने के लिए अपने दांतियान की ज़रूरत है ही।